हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऋतिक गादिया फ्रॉम वैशाली आस्पेड एकेडमी। आज अपन रिवाइज करने वाले हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1। नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। बातें शुरू करते हैं पहले यूनिट से, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन रहेगा, 4 दिनों में पेपर फटाफट रिवाइज करें। तो सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन कि इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दो बातें आएगी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? कोई भी बिजनेस हो, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, कोई बिजनेस करो, कोई काम करो, कोई एक एग्रीमेंट करो, उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शंस। जैसे कि अकाउंट्स के नजरिए से अगर देखें तो ट्रांजैक्शन मतलब मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, मैंने रेंट भरा, परचेज किया, सेल किया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, ये सारे ट्रांजैक्शन है। इवेंट मतलब कोई एक हैपनिंग, मतलब ट्रांजैक्शन करने की वजह से क्या हुआ, मैंने परचेस किया उससे क्या हुआ, मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, ये इवेंट है। मैंने सेल करने से क्या हुआ, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, ये एक इवेंट है। तो उसको बोला जाता है हैपनिंग अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस की वजह से इवेंट होते हैं। इवेंट मतलब रिजल्ट। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाएगी इंडिविजुअल्स द्वारा, उसका रिजल्ट तो हमको पता करना है ना, कि साल भर में जो मैंने कष्ट किया है उसका रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने एसेट्स, लायबिलिटीज, वो सारी बातें। तो रिजल्ट पता करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिजल्ट पता करने के लिए अकाउंटिंग डिसिप्लिन यूज करा जाता है। ये क्या अकाउंटिंग डिसिप्लिन डील्स विद मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे कमाने के लिए कोई भी चीज, ट्रांजैक्शन, इवेंट्स जो भी होगा, उसको मेजर करा जाएगा सबसे पहले अकाउंटिंग में। और दूसरी बात, ये आपको हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, टू डेवलप यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना। तो जो डिसीजन लेना होता है उसके लिए आपको लगेगा यूजफुल इंफॉर्मेशन। बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपको लगेगी, वो इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग डिसिप्लिन प्रोवाइड करेगा। जो भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे, जो भी इवेंट्स होगा, उसका रिजल्ट पता करने के लिए अकाउंटिंग मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? क्योंकि वो मेजर करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करेगा और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि बाबा जिसकी मदद से आप डिसीजन ले सकते हो। मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का? तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या? उसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगी। तो क्या है सबसे पहली स्टेप? पहला स्टेप बोला वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट या ट्रांजैक्शन। देखिए एकदम सिंपल बात है, अकाउंटिंग मतलब आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स होगा, उसका रिजल्ट पता करने के लिए अकाउंटिंग वापरना है। तो इसका रिजल्ट पता करना है ना, पहले ये तो आइडेंटिफाई करो कि क्या इवेंट हुआ, क्या ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, उसको रिकॉर्ड करके रख। रिकॉर्ड कहाँ पे करा जाता है? जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में, जिसको बोलते हैं अपन प्राइमरी बुक्स। इस पे ट्रू और फॉल्स आता है कि जर्नल या सब्सिडरी बुक्स इज नोन एज सेकेंडरी बुक्स, तो उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाई किया। क्लासिफाई किसमें करेंगे? लेजर में करेंगे, जिसको बोला जाता है सेकेंडरी बुक्स। फोर्थ पॉइंट में क्या है? फोर्थ स्टेप में है समराइजिंग। पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, उसको रिकॉर्ड किया, उसको क्लासिफाई किया लेजर में, उसके बाद समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये अपने सिलेबस में है। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश अभी भी आएगा जाएगा, उसका एक स्टेटमेंट बनेगा जो सी इंटर में सिखाए जाते हैं। और नोट्स टू अकाउंट्स, ये भी सी इंटर और फाइनल में सिखाया जाता है। तो ये जो 4-5 बातें हैं, इसके अलावा भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करके होता है, वो भी फिलहाल छोड़ो। ये 4-5 बातें जो है ये फाइनल अकाउंट्स में आएगा। तो जैसे आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, उसको पहली बार लिख के लिया, क्लासिफाई किया और इसकी मदद से समराइज किया। जैसे ही समराइज किया आपने, आपको प्रॉफिट क्या है समझ गया, कितने एसेट्स, लायबिलिटीज समझ गया। अब वो जो बातें हैं ये आप कम्युनिकेट करोगे स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स क्या रहता है अपन देखेंगे। तो स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करने का, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली, फिर आप दिमाग लगाओ ना, वो इन्फॉर्मेशन से कुछ पता करने का ट्राई करोगे। तो इंटरप्रिटेशन हुआ। इंटरप्रिटेशन टाइटल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची, इन्फॉर्मेशन कौन सी पहुंची, इसकी मदद से इन्फॉर्मेशन पहुंची। तो जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची उसको आप इंटरप्रेट करोगे ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ कि अगर मेरा इतना खर्चा हुआ है तो उससे क्या डिसीजन लेंगे कि ये जगह पे खर्चा ज्यादा होगा, इसको कम करने का है। अगर आपका सेल्स टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहा है तो आप डिसीजन क्या लोगे कि चलो अपन थोड़ा सा एक्सपांड करने का देखते हैं, जो भी ये सारी बातें।
तीसरा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में पहला है मेजरमेंट। क्या मेजर करोगे आप अकाउंटिंग की मदद से, ये बात याद रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफॉर्मेंस, अकाउंटिंग जो है ना वो आज तक क्या हो गया है उससे डील करता है, ना कि आगे क्या होगा। ज्यादातर 99% बात पास्ट परफॉर्मेंस से होती है। आज तक क्या हुआ, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो गया, क्या क्या इवेंट्स हो गए, उसको आइडेंटिफाई कर, रिकॉर्ड कर। तो मेजरमेंट के किस चीज का होगा, पास्ट परफॉर्मेंस का मेजर होगा टू डिपिक्ट करंट फाइनेंशियल पोजीशन। आज का पोजीशन क्या है मेरा, कितना पैसा है मेरे पास, कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे, ये पता करने के लिए पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करा जाएगा ताकि आज की हालत पता चले। दूसरा फोरकास्टिंग, पास्ट के बारे में पढ़ाई करी, आज की हालत पता करी, तो पास्ट परफॉर्मेंस की मदद से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो कि आगे जाके मेरी हालत कैसी होगी। फ्यूचर परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आप फोरकास्ट, अंदाजा लगा सकते हो। अगला हुआ कंट्रोल वीकनेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ वीकनेस है क्या, मतलब कैश में कोई चोरी होने का चांस है क्या, या मैंने अच्छे से प्रोसीजर लगा के रखी है। क्लोजिंग स्टॉक में टाइम टू टाइम मेजर करता हूँ क्या, एक आधा मेरा जो एम्प्लॉय है वो अगर सामान लेके गया गपचूप घर पे तो आइडेंटिफाई हो सकता है क्या। जो बाकी अपने सेल्स पर्सन है क्या वो बीच में एक्स्ट्रा कमीशन तो नहीं खा रहे अपने कस्टमर से। परचेस करने वाला जो मैनेजर है वो महंगे में चीज को परचेस नहीं करता है। फॉर एग्जांपल कैल्सी जो रॉ मटेरियल में खरीदता हूँ वो रॉ मटेरियल वैसे तो 50 रुपए केजी, लेकिन मेरा परचेस मैनेजर क्या करता है, सामने वाली पार्टी को बोलता है एक काम करो तो 50 के जगह पे 60 रुपए का बिल दे, जो एक्स्ट्रा 10 रुपया चोरी किया है हमने 5 को रख 5 में रखा। ऐसा घोटाला को बोला जाता है वीकनेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वीकनेस को कंट्रोल करने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा कि जब मैं लिख के रखूंगा कि साल भर में इतने रुपए का परचेस हुआ है, तब मेरे को पता चलेगा यार परचेस तो बहुत ज्यादा होता, तो सेल ही नहीं हो पा रहा, या इतने महंगे में परचेस क्यों हो पा रहा। अगर लिख के ही नहीं रखा रहता तो मेरे को पता ही नहीं चलता ना कि घोटाला हो रहा है। तो जब लिख के रखेंगे तो घोटाला आइडेंटिफाई करा जा सकता है। आगे बोले कि डिसीजन मेकिंग में मदद आएगा। कैसे मदद आएगा, इंफॉर्मेशन देगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे यूजर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। कंपैरिजन में, इवैल्यूएशन में काम आएगा। कैसे कंपैरिजन करेंगे कि मेरा आज का प्रॉफिट और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, मेरा आज का प्रॉफिट और मेरे कस्टमर का मेरे कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट कितना है, ये आप कंपैरिजन करा सकते हो। इवैल्यूएशन, और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट रेगुलेशन में टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब क्या कि इतना प्रॉफिट में इतना टैक्स भरने के, तो अगर टैक्स भरना है तो मेरे को प्रॉफिट पता होना चाहिए। वो प्रॉफिट पता कराने के लिए मेरे को अकाउंटिंग बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, तो ये थे अपने फंक्शंस, मेजरमेंट, फोरकास्टिंग। मेजरमेंट क्या होगा, पास्ट परफॉर्मेंस की मदद से करंट पोजीशन मेजर कर। फोरकास्टिंग क्या बोला, उस पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से फ्यूचर परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन पता कर देगा। उसके बाद आज के डेट में अगर कुछ घोटाला हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे अपन, डिसीजन अच्छे से लेंगे और टैक्स वैक्स पता करेंगे टाइम पे। आगे बढ़ते ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग काहे करी जाए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बड़े सिंपल है दोस्त। पहला बोला सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या होता है, सेकंड टॉपिक जो तो अपना अकाउंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले उसमें अपन 6-7 स्टेप्स देखे थे। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई करना तेरा ट्रांजैक्शन इवेंट। दूसरा था रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करने पे आ गया। रिकॉर्ड इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा बोला असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं अपने स्टेप्स क्या कहते हैं। आइडेंटिफाई कर बोला ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, उसको रिकॉर्ड कर, क्लासिफाई कर, समराइज कर, कम्युनिकेट कर, इंटरप्रेट कर। तो ये अपना इधर पहला आ गया। रिजल्ट पता कर, रिजल्ट समरी में पता करा जाता है। समरी में पीएनएल और बैलेंस शीट बनता है, तो रिजल्ट भी पता हो गया और फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल गई। तो पहले से मेरा पहला मिला, इससे मेरे को सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्टिव मिल गया कि तू पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएगा ना समरी के केस में, तो उस पीएनएल बैलेंस शीट से तेरे को रिजल्ट भी पता चला और फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल गया। फोर्थ, रैशनल डिसीजन मेकिंग। इंटरप्रिटेशन करके अपन क्या करना है, डिसीजन मेकिंग ही तो करना है। तो फोर्थ पॉइंट इधर से कनेक्ट हो गया कि रैशनल डिसीजन मेकिंग हो गया। और क्योंकि अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि तू रैशनल डिसीजन मेकिंग में मदद कर, इसलिए अकाउंटिंग को बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ट्रू और फॉल्स में बहुत ज्यादा बार पूछा गया, थियरी क्वेश्चन भी आता है कि अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों बोला जाता है, तो उसमें इतना आंसर है।
Accounting provides information for rational decision making. Thus accounting is known as language of business. अगर उसमें आप चाहो तो फिर थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के accounting की definition लिख दो, वो कर सकते हो। To know the solvency position मतलब कि कितने current assets, कितने current liabilities है अपने पास, वो पता करने के लिए भी accounting काम का है। Solvency मतलब क्या मैं आज के डेट पे जिंदा हो गया, assets are greater than liabilities है क्या नहीं। अब accounting में जो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई कर, उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर। जो ये रिकॉर्डिंग वाली चीज है, जो ये रिकॉर्डिंग वाली एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हमने नाम दिया बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग financial data in significant and orderly manner. Activity of recording financial data मतलब पैसों से रिलेटेड बातों को आप रिकॉर्ड करो in significant and orderly manner मतलब डेट वाइज सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में हुए उसी सीक्वेंस में आप उसको रिकॉर्ड करो। ऑब्जेक्टिव्स बड़े सिंपल है बुक कीपिंग के। ये बोला पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्डिंग, पूरी रिकॉर्डिंग हो पाए ट्रांजैक्शन का, कंप्लीट रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्ड होने के बाद मेरे को ये पता चलेगा कि बिजनेस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ा है। अगर मैंने परचेस किया तो बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा उसका। तो पहले तो आज रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करने के बाद मेरे को समझा परचेस करने का जर्नल एंट्री क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल। तो असर्टेनमेंट करूंगा फाइनेंशियल इफेक्ट। ओके, इससे क्या हुआ कि मेरा परचेस बढ़ गया मतलब खर्चा बढ़ा, और क्रेडिटर्स बढ़ गए मतलब लायबिलिटी भी बढ़ी। तो ये इफेक्ट हुआ मेरे बिजनेस पे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। तो ये मेरे को पता चलेगा बुक कीपिंग की वजह से। सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट था। ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला यहाँ पर बोला है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है। तो एकदम सिंपल, इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग करा जाता है, इसमें सारी बातें करी जाती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, सारी बातें। ये बेस होता है अकाउंटिंग का, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहलाता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी बनती है, सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, आगे कुछ भी नहीं होता है। तो सिर्फ यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग है, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करके उसको देख के क्या डिसीजन लेने का। तो जर्नल एंट्री को देख के अपन डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी होता है डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे इसलिए डिसीजन मेकिंग हुआ ही। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना इसलिए मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा अकाउंटिंग में। इसका कोई सब फील्ड नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग के बहुत सारे सब फील्ड्स हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता नहीं करा जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए मेरे को बैलेंस शीट की गरज है। बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, बैलेंस शीट बनाएगी, तो फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं करा जा सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन पता करा जा सकता है। एकदम सुपर, एकदम बेसिक है, ये एडवांस है। यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्डिंग होगा, सारी बातें ये बेस वो लैंग्वेज के फैक्ट। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, इधर बनेगा। इसमें क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना नहीं, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे ले पाएंगे। इसका कोई सब फील्ड नहीं, सादा सुधा बिचारा, इसके बहुत सारे सब फील्ड्स हैं। इसमें फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पता करा जा सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पर अगले इसमें फाइनेंशियल पोजीशन पता करी जा सकती है। अब उधर चर्चा हुई थी बाबा सब फील्ड्स के अकाउंटिंग के, तो एक बार देख लेते सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मतलब आज के डेट में अपन जो सीखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो अकाउंटिंग करा जाता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों से रिलेटेड बातें होगी। जो भी चीजें पैसों के टर्म्स में मेजर करी जा सकती है उतना ही रिकॉर्डिंग करा जाता है। दूसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर्स, जो अपने मैनेजर्स है उसको उनको डे टू डे डिसीजंस लेने पड़ते हैं बहुत सारे। तो वो जो रेगुलर बेसिस पे जो छोटे मोटे डिसीजंस लेते हैं, उन डिसीजंस को लेने के लिए उसको कुछ अलग टाइप का डेटा लगेगा। जैसे उसको अगर डिसीजन लेना है कि क्या एम्प्लॉइज बहुत छुट्टी मार रहे हैं, तो उसको बैलेंस शीट देख के थोड़ी पता चलेगा एम्प्लॉइज छुट्टी मार रहे हैं। तो उसने क्या किया, एम्प्लॉय का अटेंडेंस का एक जो शीट होता है उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। तो वो जो अकाउंटिंग है जिसमें अपन ये लिख के रखेंगे कि एम्प्लॉय को टाइम पे कितना पगार दिया, किसने कितनी छुट्टियां मारी, कौन कितना घंटा काम करता, ये आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसको जो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए डेटा चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टोर में कितना सेल हुआ,
इन टोटलिटी कितना सेल हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया में अपने 5 स्टोर्स है उनमें कितना सेल हुआ, ये सारी बातें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट एंड इनकम से रिलेटेड बात करता है। यहाँ पे अगर मेरा फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल आएगा उसका कॉस्ट लिखूंगा, फैक्ट्री में मशीनरी है उसका कॉस्ट लिखूंगा, लेबर है उसका कॉस्ट, तो सिर्फ कॉस्ट की बात होगी और जो सामान बना उसको बेच के जो इनकम होगा बस उसी को रिकॉर्ड करा जाएगा। इसको बोल जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला ये जो दो है ये इमर्जिंग फील्ड से अभी बहुत ज्यादा यूज में है नहीं, लेकिन एक नंबर कंसेप्ट है। अपना पूरा की पूरा 1.5 घंटा जो रेगुलर लेक्चर्स में अपन सीखते हैं, इस पे अपना पूरा 1.5 घंटा गया था, इतना डिटेल में डिस्कशन किया था। अभी फिलहाल एकदम फटाक से होती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है ना दोस्त, सोसाइटी में ही काम कर सकता है, आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। उसको एम्प्लॉइज के लिए सोसाइटी लगता है, सोसाइटी मतलब आजू बाजू के जो लोग रहते हैं वो आके काम करेंगे, उसको सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए सोसाइटी की गरज पड़ेगी, उसको सामान बेचने के लिए सोसाइटी की गरज पड़ेगी। तो सिर्फ मेरा बिजनेस है, सिर्फ मैं और कोई नहीं, ऐसे से तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो ये जो सोसाइटी है इसकी तरफ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि बिना सोसाइटी का बिजनेस ही नहीं है, उनकी तरफ मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जैसे पेरेंट्स के बिना हम है नहीं, तो पेरेंट्स की तरफ अपने बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वैसी ही बात है, क्योंकि सोसाइटी के बिना अपना बिजनेस नहीं, तो हम क्या करेंगे, सोसाइटी में रह के जो हम सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे क्लास चला के क्लास में एसी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो वो पोल्यूशन का जो नुकसान हुआ, पोल्यूशन से जो नुकसान हुआ उसको लिख के रखेंगे अपन, यानी क्लास लेने से जो बेनिफिट हुआ है सोसाइटी को वो लिख के रखेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि मेरे बिजनेस से सोसाइटी को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ये क्यों जरूरी है कि ठीक है मेरे को यहाँ पे समझा कि मेरा पैसा आया कितना, मेरा पैसा गया कितना, एक्स्ट्रा बचा जो मेरा प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर मेरे को ये पता करना है कि मैंने सोसाइटी को नुकसान कितना पहुंचाया, मैंने सोसाइटी का भला कितना किया। इससे अगर रिजल्ट ये निकल गया कि मैंने सोसाइटी को नुकसान ज्यादा पहुंचाया, भला कम किया, तो इससे अपन डिसीजन लेंगे कि हो सकता है अगले साल अपन कुछ ऐसा करें जिससे सोशल कॉस्ट कम हो। और जब सारे बिजनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि मेरे को सोसाइटी को नुकसान कम पहुंचाना है, भला ज्यादा करना है, तब जाके कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग दोस्त ये सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन के बिना ऑलमोस्ट कोई बिजनेस काम करने, हर बिजनेस में ह्यूमन का इंटरवेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के डेट में अगर देखें तो मेरे बिना क्लास ऑलमोस्ट बिना कुछ काम करे, मेरे बिना क्लास है ही नहीं, ऐसे बोल सकते हैं समझ फॉर एग्जांपल। लेकिन क्योंकि मेरे को मम्मी ने खरीदा ही नहीं, मेरे को थोड़ी खरीदा है मम्मी ने, तो क्योंकि खरीदा ही नहीं तो मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल नहीं हूं मैं, मेरे को खर्चा लगा ही नहीं मम्मी को, क्योंकि खर्चा लगा ही नहीं, सैलरी भी मिलती नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरा जिक्र ही नहीं होगा। लेकिन वो तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन बैलेंस शीट में मैं दिख ही नहीं रहा हूं। तो ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसको दूर करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हुआ है। इस कंसेप्ट में क्या बोला जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स पे आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको लिख के रखो। जिंदगी भर मेरे को मम्मी ने जो सिखाया, मेरे पे जो खर्चा किया, आज के डेट में मेरे पे जो खर्चा करा जा रहा है, उसके बारे में अपन लिख के रखेंगे इस अकाउंटिंग में, ताकि क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी बिजनेस में वो है ह्यूमन रिसोर्स, उसके बारे में लिख के रखो, जिससे आपको ये डिसीजन लेने में मदद होगा कि क्या मैं मेरे बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं उन पे अच्छे से खर्चा कर रहा हूँ, क्या उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है क्या, क्योंकि उनको बेनिफिट होगा तो उससे कई गुना ज्यादा अपने बिजनेस को बेनिफिट होगा। लेकिन वो पता करने के लिए आपको लिख के रखना जरूरी है, जो कि अकाउंटिंग होता है। अब यूजर्स कौन कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दोस्त हमने सीखा था अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटिंग मतलब क्या क्या टाइप को करा जाता है अकाउंटिंग, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में करूंगा उसका रिजल्ट मेरे को पता करना है। रिजल्ट पता करने का कहीं को, लेकिन रिजल्ट पता करना होता है डिसीजन लेने के लिए। इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी साल भर कष्ट किया मैंने, अगले साल करूँ क्या ना, इतने कष्ट मेरे को बोलना जरूर, मेरे को डिसीजन लेना है, कम करूँ ज्यादा करूँ, इधर करूँ उधर करूँ, किधर करूँ, कैसे करूँ, कितना करूँ, ये पता करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। ये डिसीजन लेने के लिए आपको अकाउंटिंग मदद करता है। किन किन को डिसीजन लेने में मदद करेगा अकाउंटिंग, सबसे पहला इन्वेस्टर्स को मदद करा जाएगा। इन्वेस्टर मतलब कौन, जिन्होंने पैसा लगाया बिजनेस में, तो उसको ये पता, ये डिसीजन लेगा कि मैं और पैसा लगाऊं क्या,
ये जितना लगाया उतना रहने दूं या मेरा पैसा निकाल दूं, बाबा ये बिजनेस खतरे में है। फिनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता चल जाएगा कि बिजनेस खतरे में है या नहीं, इसका फ्यूचर कैसा है। जैसे पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करके करंट फाइनेंशियल पोजीशन पता चला, उसकी मदद से इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। फोरकास्टिंग करके उनको डिसीजन लेने में मदद हो जाएगा। हर टॉपिक में पिछला टॉपिक रिवाइज हो रहा है। एम्प्लॉइज की अगर बात करें तो दोस्त अब समझ में एक बिजनेस में काम कर रहा और मेरे को गारंटी चाहिए, मतलब थोड़ा सा अश्योरेंस चाहिए मेरे को कि जो बिजनेस में मैं काम कर रहा वो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा क्या। क्योंकि अगर बिजनेस है तो ये तो मेरा जॉब है, बिजनेस में तो मेरा जॉब चला जाएगा, तो मेरे जॉब की क्या स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करता है उस बिजनेस के स्टेबिलिटी पे। तो इसलिए एम्प्लॉइज भी क्या करेंगे, अकाउंटिंग को यूज करा जाता है, क्योंकि अगर बिजनेस की ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज की भी ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट एजेंसी यूज करती है टैक्सेस के लिए, लेंडर्स मतलब जो लोन दे रहा है, जो लोन देने वाला है उसको जिंदगी में दो ही चीजों से मतलब है कि जितना प्रिंसिपल उसने लोन दिया है वो बिजनेस चुका पाएगा और उसके ऊपर का ब्याज चुका पाएगा क्या, ये लेंडर्स को देखना होता है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम का है। जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब जो उधार में सामान बेच रहे हैं उस बिजनेस को, उन बंदों को भी तो पता होना चाहिए कि मैं इसको बेचू क्या, मेरे को उधार में, क्योंकि समझा कि मैंने बेच दिया और उसकी एबिलिटी टू पे है ही नहीं, तो सामने वाले बिजनेस का एबिलिटी टू पे है या नहीं देखने के लिए उस बिजनेस के जो क्रेडिटर्स रहते हैं, उधार में जो सामान बेचने वाले, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर ही डिसाइड करेंगे इस बिजनेस को उधार में सामान देने का या नहीं। जो कस्टमर्स रहते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि उनको देख जो कस्टमर है ना, आप ऐसे छोटे मोटे कस्टमर्स इमेजिन मत कर कि मैं गया टूथपेस्ट खरीदने को, लेकिन वो टूथपेस्ट वाले कंपनी का पहले मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया, ऐसे वाली बातें नहीं होगी। ये कस्टमर मतलब बड़े वाले कस्टमर्स, जैसे मेरे मामा जी पवन मामा जी जो है ना, उनका कोरुगेटेड बॉक्स की फैक्ट्री, जो बड़े वाले बॉक्सेस रहते हैं वो बनाने की फैक्ट्री। तो होता क्या है, जो बड़े कस्टमर्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो संतूर वाले, तो जो संतूर साबुन बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने क्या किया था, मामा जी को ऑर्डर देने के पहले वो बोले कि हम आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, देखेंगे कि आपकी मशीनरी कैसी है, ऑटोमेटेड है, सेमी ऑटोमेटेड है या मैनुअल है। मैनुअल मतलब आधे से ज्यादा काम इंसानों को करना पड़ता, फिर वो थोड़ा सा काम मशीनरी करती है। उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगा के लिए थे, ये पता करने के लिए कि बाबा ये बिजनेस कौन से स्केल पे काम करता है। क्यों उसका, क्योंकि संतूर इतनी बड़ी कंपनी, उसको इतने ज्यादा बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कभी उन्होंने ऑर्डर दिया और हमारे फैक्ट्री में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एकदम फटाफट से सामान दे पाए, तो उनका काम रुक जाएगा ना। तो वो जो बड़े बड़े कस्टमर्स रहते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करा करते हैं। अगला वो पब्लिक को क्यों जरूरी, क्योंकि पब्लिक में से ही तो लोग उठा के अपन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले, तो पब्लिक को भी जरूरत होता है और मैनेजमेंट को भी जरूरत होता है मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए। डे टू डे बिजनेस को चलाने में जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उन डिसीजंस को लेने के लिए मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग का यूज होता है। अब दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा गया, इसको अपन जरा ध्यान से रिवाइज करेंगे। इतना और आगे मेरे सबसे 2-3 स्लाइड्स रहेगी, उतना होने का अपन ब्रेक लेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। ओनली मॉनिटरी आइटम्स शोन इन बैलेंस शीट। पहला लिमिटेशन क्या है दोस्त, सिर्फ मॉनिटरी आइटम्स ही बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, नॉन मॉनिटरी। अच्छा, मॉनिटरी आइटम्स मतलब क्या, जो पैसों के टर्म्स में मेजर करा जा सकता है, जिसको अपन पैसों के टर्म्स में मेजर कर ही नहीं सकते, उसको अपन बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं। इसकी बातें हमने पिछले स्लाइड में करी थी कि बाबा मैं ह्यूमन रिसोर्स जो है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि वो नॉन मॉनिटरी एसेट है उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं, सबसे बड़ा लिमिटेशन। दूसरी बात, बैलेंस शीट एज ऑन डे बनाया जाता है, फ्यूचर डेट के लिए नहीं बनाया जा सकता। मेरे को अगर पता करना है 2 साल बाद मेरा बिजनेस में कितने एसेट्स रहेंगे, मैं नहीं पता कर सकता आज के डेट की बैलेंस शीट देखिए कि बैलेंस शीट एज ऑन डे होता है। इन्फ्लेशन के चेंजेस को इग्नोर करता है, ये बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर देता, तो उसमें ऑलमोस्ट किधर ही इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करा जाता है। फ्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं अपन देखने वाले हैं, लेकिन कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग को आसान बनाने के लिए बनाए गए, वो आपस में कुछ उल्टी पुल्टी बातें कर देते हैं, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है।
4 दिनों में कौन सा बोल मुझे वही करके। एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट। एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट। एस्टिमेट्स क्या रहता है, इस पे भी अपने पास अलग इसी चैप्टर में यूनिट है। एस्टिमेट मतलब अंदाजा। अब जैसे समझो 31 मार्च है और मेरे को उस मार्च महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख के रखना है क्योंकि वो इसी महीने का है, तो खर्चा इसी महीने में रिकॉर्ड होगा, लेकिन पता तो अगले साल चलेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल महीना खत्म होने के 4-5 दिन बाद आता है। तो आज के डेट पे तो मेरे को अंदाजा लगाना है, तो वो अंदाजा जो है वो अकाउंटेंट के जजमेंट पे डिपेंड होता है। जिधर भी जजमेंट आया उधर घोटाला होने का स्कोप है। एक और चीज, मैंने जब कोई एसेट खरीदा तो अंदाजा लगाते अपन कि ये 5 साल चलेगा, वो हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा। अंदाजा लगाया 10 साल चलेगा, वो हिसाब से डेप्रिसिएशन। तो जिधर भी जजमेंट आया उधर घोटाला होने का चांस है। यहाँ पर एग्जांपल दे दिया आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने 2 लाख रुपए का सामान बेचा, 2 लाख उधार का, तो मेरे पास 2 लाख के डेटर्स है, तो मेरे को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो 2 लाख में से कितने जन भाग के जा सकते हैं। 5%, 10%, 7%, वो आरडीडी वाला पड़ता है, वो भी अंदाजा है। डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, हर जगह का अंदाजा लगाना पड़ेगा, एक लिमिटेशन। और लास्ट बोला डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर सेम आइटम। एक ही आइटम के लिए अनेक पॉलिसीज बना के रखी है, जिससे क्या होगा, मैनिपुलेशन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। मैनिपुलेशन मतलब क्या, अब समझो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने 3-4 ऑप्शंस दे, 4 ऑप्शन देके रखे, वैसे तो बहुत है लेकिन मत वाले 4, तो वो 4 में मेरे हिसाब से कभी भी वापरूंगा। मेरे को अगर चाहिए कि ज्यादा प्रॉफिट हो तो वो मेथड वापरूंगा जिसमें ज्यादा प्रॉफिट दिख के, मेरे को अगर चाहिए कम प्रॉफिट हो तो वो मेथड वापरूंगा, वो अकाउंटिंग पॉलिसी वापरूंगा जिससे कम प्रॉफिट आएगा। तो मैनिपुलेशन होने का स्कोप बढ़ गया क्योंकि अलग-अलग पॉलिसीज लेके रखा है एक ही आइटम के लिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गए कि सिर्फ मॉनिटरी लिख के रखोगे, बैलेंस शीट आज के डेट पे बनाया जाता है, इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर देती है। एस्टिमेट्स में अंदाजा लगाने का विषय आया क्योंकि जजमेंट है तो इधर घोटाला हो सकता है। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सेम आइटम, इतना लिमिटेशंस बढ़ते जिंदगी में आगे। ये लास्ट स्लाइड है, हाँ शायद एरियाज ऑफ सर्विसेज कि आप सीए बनने के बाद कहाँ पे काम कर सकते हो, क्या क्या काम आपको सिखाया जाएगा सीए की फील्ड में। यहाँ पर उसकी थोड़ी सी बातें हुई है कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप एक अकाउंटेंट बन सकते हो, लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख के रख सकते हो। अब इसमें क्या छोटे बना नहीं, आप रिलायंस में अगर अकाउंटेंट हो मतलब 1 नंबर काम है, आपको लाखों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखने, करोड़ों में फीस चार्ज करते हो उधर के अकाउंटेंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करा जा सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकते हो आप, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ, लॉ के हिसाब से लॉ ने बोल के रखा है कि ऑडिट कराना कंपलसरी है। या कौन सा वाला ऑडिट, कौन सा वाला लॉ ने बोला है, कंपनी अकाउंट ने बोली, कंपनीज एक्ट ने बोल के रखा है कि ऑडिट कराना जरूरी है, इनकम टैक्स एक्ट ने बोल के रखा है कि ऑडिट कराना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है, सेबी में लिख के रखा है, एलओडीआर बहुत सारे एक्ट्स में लिख के रखा है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो वो जो ऑडिट कराना है लॉ के हिसाब से, उस ऑडिट को बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। और इस एक्ट में लिख के रखा है कि सिर्फ सीए, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंपनी का ऑडिट कर सकता है। इतना खतरनाक स्कोप है अपने पास पूरे इंडिया में जो भी कंपनीज है, जो वो एक लिमिट क्रॉस करता है, उस लिमिट क्रॉस करने के बाद जो ऑडिट कराना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। अगला वो इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग होता है, इंटरनल ऑडिट। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब क्या, एक बिजनेस है, वो बिजनेस मेरे पास आएगा साल खत्म होने के बाद, साल खत्म हुआ, बिजनेस ने साल भर काम किया, वो साल भर उसने अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद से बना लिया। अब बनाने के बाद ये सही है या नहीं चेक करने के लिए एक ऑडिटर बुलाया जाएगा। क्यों बुलाना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ने बोल के रखा है, तो इस ऑडिटर को बोला जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर क्या होते हैं कि साल भर ये जो बिजनेस करेगा, जो अकाउंटिंग करेगा, वो करते 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 एक सीए को पूछते करेगा कि ये बराबर कर रहा है, ये बराबर कर रहा है, क्यों करना, ताकि इसका काम कम हो जाए। तो वो जो इंटरनली बिजनेस के अंदर एक सीए जो काम करता है उसको बोला जाता है इंटरनल ऑडिटर। और ये इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलग अलग होना कंपलसरी है। तो वही अंदर है, वही बात से आगे काम करना मतलब नहीं है। तो इसलिए इंटरनल ऑडिटर होता है जो साल भर अंदर ही रहेगा बिजनेस के,
और जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको चेक करते रहेगा और फिर साल खत्म होने के बाद एक जन को बुलाया जाएगा और फिर वो ऑडिट करेगा ऊपर ऑडिट, क्योंकि इंटरनल ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है। और ये सारी बातें आप सीए इंटर में सीखोगे ऑडिट नाम के सब्जेक्ट में। अगला है टैक्सेशन। टैक्सेशन की फील्ड में अब ये ऑडिट कराना क्यों होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से आपको जो प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट सही है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनेगा नहीं, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा उसके बाद समझ ऑडिटर ने साइन कर दिया, बोला एक नंबर मस्त है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट है वो सही है, तो उस पे टैक्स कैलकुलेट करने का विषय आया, वो भी सीए करेगा। मतलब ध्यान से सुन, क्या मस्त है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स सीएच बनाएगा, इंटरनल ऑडिट भी सीएच करेगा, एक्सटर्नल ऑडिट जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर था वो भी सीए करेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के बाद जो समझ में आए कि प्रॉफिट सही है उसमें टैक्स भी सीएच लगाएगा। एक नंबर फाइनेंशियल एडवाइस। फाइनेंशियल एडवाइस मतलब क्या कि ये टैक्स वैक्स भरने के बाद जो पैसा बचा उस पैसे का क्या करूं, वो भी सीएच बताएगा तेरे को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये बिजनेस करने के लिए बहुत सारे मैनेजर्स लगते हैं, उनकी अकाउंटिंग के सीए करेगा, सब 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 सीए करेगा। पूरा कंपनी सीए के हवाले छोड़ दे, इतना नॉलेज है इस फील्ड में, सीए सब काम कर सकता। बाकी सर्विसेज में आया सेक्रेटेरियल वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, जनरली ये जो दो तीन ये जो काम देके रखे वो कंपनी सेक्रेटरी के स्कोप में ज्यादा आता है, सीए के स्कोप में इतना नहीं आता, शाइनिंग मारने के लिए देके रखा है। कंपनी अगर बंद कराने का है ये भी सीए करता है, बहुत कम सीएस है जो वो काम करा करते हैं। आर्बिट्रेशन में सीए का काम है, आर्बिट्रेशन क्या रहता नहीं करते डिस्कस, याद रख बस। कॉस्ट अकाउंटेंट भी, मतलब कोई भी एक फैक्ट्री अगर है तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था वो भी सीए को सिखाया जाता है कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में, जो कि सी इंटर में आप सीखोगे, तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम भी आप कर सकते हो। तो अदर सर्विसेज में जैसे सीए होता है वैसे सीएस होता है, और वैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। तो सीए के ये सारे फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन, इतने फील्ड्स में सीए इज द बेस्ट। लेकिन बाकी के जो काम है वो सीएस उसमें बेस्ट है, लेकिन हमको उसका नॉलेज है, तो अगर उसमें थोड़ी सी पढ़ाई करें अपन तो वो भी काम करा जा सकता है। और ये जो काम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का होता है, लेकिन क्योंकि हमको वो भी सिखाया जाए तो अपन उसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करके वो काम भी कर सकते हैं। मतलब काम इतना ज्यादा है कि जो चाहे वो करो, काम खत्म ही नहीं होगा, इतना काम है। इतना काम के कैपेबल बनने के लिए आपको नॉलेज लगेगा, वो नॉलेज आपको सीए कोर्स में प्रोवाइड करा जाता है। दोस्त 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर करेंगे कंटिन्यू सेकंड यूनिट के साथ। एक घंटा पर वीडियो चालू हो गया, मैं नहीं इधर एक घंटा हो गया बंद लेकर वीडियो इसमें कर दीजिए। चलो दोस्तों, होपफुली आपका ब्रेक हो गया, मेरा तो हो गया। हम बढ़ते आगे सेकेंड यूनिट के साथ, अकाउंटिंग कांसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। एक काम करेंगे, ये यूनिट एक बार हो गया ना, फिर पहला दूसरा यूनिट फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ बने रहो। क्या है अकाउंटिंग कांसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, छोटा सा लेकिन बड़े काम का यूनिट। तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये तो हमको मानना पड़ेगा, पहले यूनिट में हमने देखा था। कई को बोला चला, रिकॉल करने का ट्राई करो, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों बोला जाता है। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है क्योंकि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। क्योंकि मेरे को इंफॉर्मेशन, बिजनेस खुश है क्या नाराज है, भूखा है क्या पेट भरा हुआ है बिजनेस का, सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है, वो पता कैसे चलेगा। बिजनेस खुश है नहीं, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा। अकाउंटिंग की मदद से बिजनेस को मेरे साथ बात करनी है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स में थोड़ी बात कर सकता, उसको अकाउंट्स की गरज पड़ती है जिससे मैं और बिजनेस एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर एक छोटा सा
बच्चा है, उसको भूख लगी, 3 महीने का बच्चा, उसको भूख लगी, वो क्या बोलती है, मम्मी भूख लगी खाने को दे, ऐसे थोड़ी बोलती, वो रोता है तो उसका वो लैंग्वेज हो गया। लेकिन बिजनेस को रोते थोड़ी आएगा। तो बिजनेस को अगर उसके मम्मी के साथ बात करने की है तो बात करने के लिए अकाउंटिंग की गरज पड़ती है, इसलिए बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के मम्मी को पता चला अरे मेरे बिजनेस को भूख है, ये ले एक्स्ट्रा कैपिटल लाया मैंने, उसको प्रॉफिट हो रहा, ये ले बाबा मैं प्रॉफिट घर पे लेके जा रहा, ऐसी बात है। अब अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, सारी बातें अकाउंटिंग में होती है। एक बार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, उससे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिला मेरे को वो यूजर्स तक पहुंचा। अब पिछला यूनिट कितना प्यारा बना है, उसने यूजर्स कौन कौन है बोल दिया, कम्युनिकेशन कैसे करने का रहता बोल दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है बोल दिया, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोल दी, उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं सब बोल दिए, डिसीजन मेकिंग कौन कौन करता है बोल दिया। तो जिंदगी में मेरे को डिसीजन लेने का है कि बाबा इकोनॉमिक एक्टिविटी का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, कैसे करा जाए अगले साल वो बिजनेस। तो डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन लगेगा वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब अकाउंटिंग दे देगा, इसलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ताकि कंपेरेबल रह पाए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन एक चीज था उसमें कि ऑब्जेक्टिव्स के अकाउंटिंग के, तो उसमें था कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से आप डिसीजन लेने वाले हो तो सब जन सिमिलर बेसिस पे डिसीजन ले, इस वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा वो सबने सेम बनाना चाहिए। मेरा बिजनेस क्लासेस, तो जो भी क्लासेस के सारे बिजनेस है उन्होंने सेम तरीके से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ताकि सब जन सेम बेसिस पे अच्छे से डिसीजन ले पाए। इस वजह से ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल रहे यूनिफॉर्म बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। और यूनिफॉर्म बेसिस पे कैसे बनेगा, गैप की मदद से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की गरज क्यों पड़ी, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म बेसिस पे बनाए जाए। और कई को बनाने का टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड अचीव यूनिफॉर्मिटी, इसको याद कर लेने का, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड अचीव यूनिफॉर्मिटी। जो भी स्लाइड्स पे लिखा हुआ है ना, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। याद कैसे करने का, 2-3 बार वीडियो देखने का, फिर 2-3 बार खुद से रिकॉल करने का ट्राई करने का, एक आध बार लिख के देखो। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म बेसिस पे बनाए जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। आगे बढ़ते जिंदगी में क्या है अगला, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट चैप्टर का नाम था कंसेप्ट, प्रिंसिपल आणि और दोस्तों। तो कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट डिफाइन अजम्पशंस, वर्ड इसको याद रखो, इट डिफाइंस assumptions on the basis of which financial statements are prepared। अकाउंटिंग में दोस्त मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, वो बनाने के लिए मेरे को कुछ assumptions लेने पड़ेंगे। जैसे assumptions बोला दोस्त, मेरे को इकोनॉमिक्स की वो बातें याद आती है, हर एक लॉ इतना सारा रहता, assumptions इतने सारे रहते। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जिस बेसिस पे बनाने हैं उसके लिए मेरे को assumptions लेने पड़ेंगे। बिना assumptions के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए जा सकते। तो वो जो assumptions है उसको बोला जाता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। क्या है वो assumptions देखेंगे अपन। प्रोवाइड यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड इंटरनल लॉजिक टू अकाउंटिंग प्रोसेस। सब जन अपने हिसाब से अगर अकाउंटिंग करते गए तो क्या मजे, मतलब समझ में क्रिकेट खेल रहा, रूल्स डिसाइडेड ही नहीं, तो मैंने अगर बैट 6 मारा तो सामने वाला बोलेगा आउट, क्योंकि रूल्स ही डिसाइडेड नहीं है। मैं बॉल मारना रह गया, स्टंप को लग गया, मैं बोला 6, क्योंकि रूल्स ही डिसाइड नहीं। आई टाइम पे जैसे खेलने का खेल दे वो तो मजा नहीं आएगा ना। तो मजा आने के लिए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, कुछ लॉजिक हो बाबा उस खेलने में, अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो उसमें कुछ लॉजिक हो, इसके लिए अकाउंटिंग कंसेप्ट जरूरी है। एक बेसिक असम्पशंस कुछ लेना जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, मींस आइडिया और नोशन व्हिच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। वो कुछ बातें जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, पूरे यूनिवर्स में वो चीज एक्सेप्टेड है, सब जन उसको फॉलो करते हैं। ऐसे जो असम्पशंस हैं जो पूरे दुनिया में फॉलो करे जाते हैं उनको बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट।
concepts are basic assumptions. परत तेच बोल रहे हैं on which accountancy has been laid. accountancy को बिछाने के लिए जो assumptions वापरा जाता है, accounting जो प्यारा concept है उसको पूरा की पूरा बनाने के लिए जो basic assumptions वापरे गए, उन assumptions को accounting concepts बोला गया है. तो मेरा सवाल जिंदगी में ऐसे आया कि उसको accounting assumptions नाम क्यों नहीं दिया, concepts का को नाम दिया उगच, क्योंकि कंसेप्ट मतलब असम्पशन, तो असम्पशन भी नाम देता, लेकिन नहीं, इसको कुछ तूफानी करनी है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये होता है बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स. डॉक्ट्रिन्स मतलब क्या? रूल्स. वो असम्पशंस था, ये रूल्स थे. डॉक्ट्रिन, बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स एसोसिएटेड विद थ्योरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग. पहले ये कर, फिर ये कर, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा. गुडविल बुक्स में नहीं दिखाने की, अनलेस एंड अनटिल वो परचेज्ड हो, जो पार्टनरशिप अकाउंट्स में सीखते हैं अपन. तो वो सारी बातें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में लिखी है. ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स मतलब रूल्स एसोसिएटेड विद थियरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के प्रोसेस के दौरान जो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, डेबिट नोट कम से क्रेडिट नोट बोल, ये जो रूल्स है वो ही होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो बहुत सारी बातें, ये एकदम बेसिक हो गया. अच्छा, इसमें क्या बोला है? एज एन एक्सप्लेनेशन टू करंट प्रैक्टिस एंड एज अ गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस और प्रोसीजर्स वेयर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट. जिंदगी में जब अल्टरनेटिव रहते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि ये सिलेक्ट करूं या ये सिलेक्ट करूं. तो वो सिलेक्शन के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मदद करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो इन्वेंटरी है उसको मेजर कैसे करूं, तो उधर अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको मदद करता है कि तू लिफो वापर, फिफो वापर, वेटेड एवरेज वापर, सिंपल एवरेज वापर, जो भी. तो वहां पर अल्टरनेटिव है मेरे पास, तो कौन सा प्रोसीजर यूज करा जाए ये आपको प्रिंसिपल बताएगा. मस्ट सैटिस्फाई, कोई भी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल कहलाने के लिए ये 5 कंडीशंस होनी चाहिए. पहला तो वो जो असम्पशंस के बेसिस पे बने गए, वो रियल असम्पशंस हो, वो जस्ट हवा में ना, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, समझने के लिए आसान, समझाने के लिए आसान, फॉलोड कंसिस्टेंटली. अच्छा, तुमको समझा कि अकाउंट्स सिंपल क्यों है, अकाउंट्स एक इतना आसान सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वो जो बेसिस पर बनाया गया है ना, उस बेसिस में ही बोला है कि तुम अकाउंटिंग में सिर्फ वही वापरो जो सिंपल है, समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी. तो मेरे को वो फैकल्टीज बेचारे जो सिर्फ अकाउंट सिखाते, सिर्फ सिंपल बातें सिखाते, इसलिए मैं क्या बोला, अपन सब सीखेंगे, सब सिखाएंगे, चाहे सिंपल हो, मुश्किल हो, चाहे मैथ्स हो, लॉ, इको, अकाउंट्स, अपन सब सिखाते. सोपा काम तो कोई भी कर ले. आज कुछ तूफानी करने का मन हो रहा मेरे, इसलिए बोल दिया. फॉलोड कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली फॉलो करा जाता है, फॉलो करा जाना चाहिए. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज ये वापरा, कल ये वापरा, परसों वापरा, ऐसे नहीं, कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा. एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ जिसकी मदद से फ्यूचर में क्या होगा वो प्रिडिक्ट कर सको. और बी इंफॉर्मेशनल टू यूजर्स. ठीक है, कुछ बहुत खास, बहुत भारी बातें करी नहीं गई यहाँ पर, क्योंकि ये सेम बातें अपन आगे और पीछे फिर से देखना. दिस टॉपिक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर बढ़ते आगे, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है दोस्त, ये बहुत जनों को पता नहीं रहता. अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस को मैंने प्यार से बोला है जुगाड़. जुगाड़ मतलब क्या कि ये ना दोस्त, मैं अकाउंटिंग करते करते जिंदगी में प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए न मेरे को अकाउंटिंग कंसेप्ट मदद कर रहा है, न अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मदद कर रहे हैं. मेरा मदद करने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए मैंने तात्पुरता एक जुगाड़ निकाला. तो यहाँ पर क्या बोला है? इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे आप, करते उसको वापरते आपने एक नवा तरीका कुछ निकाल लिया जिससे तात्पुरता वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. ऐसे चीजों को बोले जाते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस. नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशंस. ये आपने आपके हिसाब से बनाया है, आपके हो सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री में वो काम आ जाए. ऐसी चीजों को बोले जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस. इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है जिसमें बेसिक असम्पशंस वापरते हैं उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है. तो बढ़ते आगे. अब जो भी प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, हम सारे प्रिंसिपल्स के बारे में अपन मस्त पैकी
डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि बड़ा आसान और आपको 11वीं में भी थोड़ा सा इस पे चर्चा करा गया था। देखते अभी आपको अब तक कुछ याद नहीं। एंटिटी कंसेप्ट, अच्छा फाउंडेशन में भी सिखाया गया है, वही याद नहीं तुम्हें क्या कह रहे थे एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों जन अलग अलग है, और ऐसा ही डायग्राम हमने लॉ में बना कॉर्पोरेट में। ये फायदा होता है एक टीचर जब सारे सब्जेक्ट सिखाता तो कंसेप्ट्स सब्जेक्ट्स को ऐसे इंटरलिंक कर सकता है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट का ये बोलते हैं कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, और इस कंसेप्ट की, इस टॉपिक, इस कंसेप्ट की मदद से ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल हो गया, ये जो एंट्रीज रहती है हमको पास करनी पड़ती है। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा डालेगा, बिजनेस तो अलग है, बिजनेसमैन अलग है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा गया, किसी और के पास पैसा गया, मतलब ट्रांजैक्शन हो, तो आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। ओके, एंटिटी कंसेप्ट हो गया। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोला जाता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो मॉनिटरी है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो मॉनिटरी है आप रिकॉर्ड करोगे, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा अकाउंट्स में। ये किसने बोल के रखा है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं बोला रहता तो कुछ अकाउंटेंट्स को लगा रहता यार ह्यूमन रिसोर्स नॉन मॉनिटरी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काम करते लिख लेते। तो कोई बिजनेसेस ह्यूमन रिसोर्स को लिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, कोई नहीं लिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आ पाएगा, तो कंपैरेटिबिलिटी की तो मदर शिफ्टर हो गया, कंपेरेबल रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये असम्पशन लेना पड़ा कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हम लिखेंगे, कसम खाओ, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जिसका, जो कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जिसको पैसों के टर्म्स में मेजर करा जा सकता है। अगला होगा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मतलब ये जो परफॉर्मेंस आप मेजर करोगे, जो रिजल्ट पता करने का कोशिश करोगे आप, वो एनुअली करा जाएगा, इसको बोला जाता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इसलिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऐसे लिखा जाता है या बनाया जाता है। अक्रूअल कंसेप्ट बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोला कि जो ट्रांजैक्शंस आप सारे के सारे ट्रांजैक्शन मर्केंटाइल बेसिस पे लिखोगे कि बाबा कैश आया या नहीं आया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, whether or not cash or cash equivalent is received, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करूंगा। रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मैंने उधार में सामान बेचा, कैश तो आया नहीं, लेकिन फिर भी लिख के रखूंगा। ये बोला जाता है अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल कंसेप्ट पे ज्यादा। अगला मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मतलब क्या? ऑल एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रेवेन्यू। हालत मेरी जिंदगी में ऐसी कि मैचिंग के अलग अलग एग्जांपल्स दे सकते, लेकिन खुद के भावनाओं पे कंट्रोल करके अपन अकाउंट्स में ही बने रहेंगे। मैचिंग कंसेप्ट क्या रहता है? तो मैचिंग कंसेप्ट मतलब क्या कि अगर मैंने कोई खर्चा ये साल किया, लेकिन उस खर्चे की वजह से इनकम अगले साल होने वाली है, तो वो खर्चे को ये साल के खर्चे में नहीं डालेंगे, अगले साल के खर्चे में डालेंगे। खर्चे को वो साल में लिखो जिस साल में उसकी वजह से इनकम हुआ। और सबसे बड़ा एप्लीकेशन इस कंसेप्ट का है डेप्रिसिएशन। मैंने ये पैनल खरीदा तो ये खर्चे ही तो है, लेकिन पैनल खरीदने की वजह से इनकम 5 सालों में हुई, तो वो खर्चे को भी 5 साल में डिवाइड करो, इसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और वो डेप्रिसिएशन नाम का कंसेप्ट इस कंसेप्ट की वजह से आया है दोस्तों। अगला वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न मतलब क्या? बिजनेस हैव अ लॉन्ग लाइफ। ऐसा पकड़ के चलेंगे कि बिजनेस बहुत सारे सालों तक चलते रहेगा, वो हिसाब से आप अकाउंटिंग करो। कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब क्या? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितने में आपको एसेट पड़े उतने मिले। फॉर एग्जांपल ये पैनल मैंने खरीदा 2.5 लाख रुपए में, लेकिन उस पे एमआरपी 3 लाख, तो 2.5 लाख लिखो या 3 लाख लिखो, तो मेरे को तो 2.5 लाख में पड़ा, तो मेरे को जितने में पड़ा था मैं उतने में लिख के रखूंगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या? हर ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं। एक को हमने नाम दिया डेबिट, एक को हमने नाम दिया क्रेडिट। कि जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं इसके, कि अगर मैंने उधार में सामान खरीदा तो इसके दो पहलू हैं। एक तो मेरा स्टॉक बढ़ गया और दूसरा मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए। जब मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, दो पहलू हो गए।
मेरा कैश कम हो गया, बैंक में पैसा बढ़ गया। मैंने फर्नीचर बेच डाला, दो पहलू हो गए, मेरा फर्नीचर कम, कैश बढ़ गया। तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होने वाले हैं। एक को हमने नाम दिया डेबिट और एक को हमने नाम दिया क्रेडिट। इसके अलावा कुछ और कांसेप्ट है जो अपन सीखने वाले हैं। एक वो कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म वो बच के। तेरे को लगता है आगे जाके प्रॉफिट होगा, नको लिखो। तेरे को लगता है आगे जाके लॉस हो सकता है, लगीच लिख के रखो। नॉट टू एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम। आगे जाके मेरे को लग रहा है कि अभी ना अपने पास 10वीं में 45 स्टूडेंट्स है, मेरे को लगता है 60 तो आसानी से हो जाएंगे। तो जो 15 स्टूडेंट्स इनटू 40,000 रुपए फी, मैं आज के डेट पे इनकम लिखूं क्या नको लिखूं? बोला फ्यूचर में जाके तेरे को लग रहा है कि इनकम होगी, नको लिख के रखो। लेकिन अगर तेरे को लगता है कि लॉसेस है, पॉसिबल है वो लॉस होना, तो उसको लिख के रख बाबा। जैसे कि 45 स्टूडेंट्स में से मेरे को ऐसे लगता है 2 जन है ना फीस भरेंगे इसमें, तो वो आगे जाके मेरा नुकसान हो जाएगा, तो उसको आज के डेट पे लिख के रख, ऐसा बोला जाता है इस कंसेप्ट द्वारा। तो यहाँ से एक विषय निकला आरडीडी का। आरडीडी नाम का जो कंसेप्ट है वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना। एग्जांपल्स दो पेपर में आए ना आए जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना। जैसे एनटीटी कंसेप्ट में ड्राइंग और कैपिटल का विषय है, और कैपिटल लायबिलिटी अपन बोलते हैं। क्यों लायबिलिटी बोलते हैं? क्योंकि मेरे को ओनर ने दिया है, ओनर तो अलग है, तो उसको उसका पैसा चुकाना है, ये अपन याद रखेंगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में अपन वो लिमिटेशन याद रखेंगे, अकाउंटिंग का लिमिटेशन होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को लिख के नहीं रखेगा। अक्रूवल में हो गया, एक और क्या मैंने एग्जांपल दिया था, मैचिंग कंसेप्ट में डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वो आपको याद रखना पड़ेगा। कंजर्वेटिज्म में आरटीडी आपको याद रखना पड़ेगा। हेलो, हाँ कंजर्वेटिज्म हो गया। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। आप आज एक अकाउंटिंग पॉलिसी वापर रहे हो, कल अलग, कल मतलब अगले साल अलग वापर रहे हो, आज LIFO वापर रहे हो, कल FIFO वापर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकता। आपको एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी, साल दर साल आपको वही यूज करते रहने पड़ेगा। लेकिन जिंदगी में 3 बातें होंगी, आप चेंज कर सकते हो। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना ओके है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने खुद ओके बोल दिया कि तू चेंज कर तो कर सकता है, अगर लॉ ने बोल दिया चेंज कर तो कर सकता है, या उससे ना ट्रू एंड फेयर पिक्चर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बेहतर तरीके से आप बना सकते हो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, तो वो केस में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है। तो सिर्फ 3 बातें आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला, लॉ ने बोला, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, वो केस में आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो, वरना चेंज करना अलाउड नहीं। मटेरियलिटी, all the items having significant economic effect on the business should be disclosed in financial statements. डिस्क्लोज करना पड़ेगा उन सारी चीजों को जिसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इफेक्ट है अपने बिजनेस पे। इकोनॉमिक इफेक्ट तो समझते हो, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा। आपको वो बातें जिसका बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ा है आपके बिजनेस पे, वो अलग से नीचे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये कैल्सी मेरे हाथ से ना गिर गया, टूट गया, इसका मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा क्या? नहीं, उसको थोड़ी लिख के रखेंगे अपन। लेकिन समझो एसी गिर के टूट गया, हो सकता है उससे थोड़ा सा पड़े। समझो पैनल गिर के टूट गया, उससे तो खतरनाक लेवल, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, उससे तो खतरनाक इंपैक्ट पड़ेगा अपने बिजनेस में। पैनल ही टूट गया, सबसे महत्व वाली चीज है वो, तो वो मेरे को फिर अलग से लिखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, P&L बैलेंस शीट बना, उसके नीचे एक डिस्क्लोजर नाम की हेडिंग दूंगा,
और उधर लिखूंगा कि ऐसा ऐसा ये चीज़ है, ये टूट गई हमारे तरफ से, या कोई बड़ा सा केस हो गया हम पे। वो जो बड़े बड़े इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं बिजनेस पे, वो आपको अलग से डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। हाँ, आगे क्या बोलेगी? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। फंडामेंटल से याद आया, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे जाते सिटीजन के। फंडामेंटल मतलब इतना बेसिक लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कि बिना उसके जी नहीं सकते। जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, बिना उसके जी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही अगर आपको अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा बेसिक असम्पशंस है जो आपको यूज करने ही पड़ेंगे, उसके बिना आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। जैसे कि पहले हो गया गोइंग कंसर्न, इसके बारे में हमने बात करी थी, बिजनेस हैव अ लॉन्ग लाइफ। मैं आज अगर ये सोच के बिजनेस अकाउंटिंग करूंगा कि अगले साल धंधा बंद कर दूंगा, तो मैं लॉन्ग टर्म में जो नुकसान हो सकता है उसको लिख के नहीं रखूंगा। जो लोन मेरे को 5 साल बाद चुकाना है उसको मैं लिख के नहीं रखूंगा, क्योंकि धंधा तो अगले साल बंद करने की इच्छा है मेरी, तो वो तो गलत हो गया ना। इसलिए मेरे को ये, अगर मैं सोच के चल रहा हूँ कि गोइंग कंसर्न है कि बिजनेस हैव अ लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक चलेगा, तो ये अकाउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे अपन। दूसरा कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई जाती है मेरे को अकाउंटिंग करने को मदद करने के लिए, लेकिन वो बार बार मैं वापर मैनिपुलेशन के लिए, तो फिर मजा नहीं जिंदगी में। तो कंसिस्टेंटली आपको पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी, ये बेसिक असम्पशन है, इसके बिना आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। और लास्ट बोला अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल मतलब पैसा आया है फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड करके रख, बिना इसके भी अकाउंटिंग कुछ खास ज्यादा काम के नहीं। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस है जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपने इनको फॉलो किया है, अगर इन तीनों को फॉलो किया है, तो कुछ करने की गरज नहीं, किधर लिखो मत कि हमने फॉलो किया है। लेकिन अगर फॉलो नहीं किया आपने इन तीनों में से कोई एक भी, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अब कैसे चलेगा, फॉलो ही नहीं किया तो चलता है ना। जैसे कि अगर अक्रूवल है, अक्रूवल मतलब कैश आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता मेरी, लेकिन मैं मेरे बुक्स को कैश बेसिस पे मेंटेन करूंगा कि जब कैश आएगा जाएगा तभी लिख के रखूंगा मैसेज। तो अगर मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे बनाए, अगर कैश बेसिस पे बनाए, तो मेरे को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि आपको पॉलिसीज, वही पॉलिसीज बार-बार फॉलो करने पड़े, आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन 3 केस में चेंज करा जा सकता है। तो उन 3 में से कोई एक केस में अगर मैं फॉलो करूं और मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दिया, मतलब मैंने ये फॉलो नहीं किया, तो मेरे को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ऐसी बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन केसेस में, जिन केसेस में आपने इन 3 चीजों को फॉलो नहीं किया है। कितना है खत्म हो, ठीक है, 2-3 पेजेस से और बात कोई टेंशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, क्योंकि अकाउंट्स में बनाने का अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इस वजह से मेरे को पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, क्योंकि वही तो बनाना है। तो देख, फाइनेंशियल है ना दोस्त, पहला वर्ड यूज किया हमने स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये साइड पे यही लिखना पड़ेगा, ये साइड पे यही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखेगा, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब यहाँ पे सिर्फ पैसों से रिलेटेड बातें हुई। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको बताने के लिए जो एक स्ट्रक्चर्ड चीज आप यूज करोगे, उस चीज को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। अच्छा, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पोजीशन मतलब मैं आज कहां पे स्टैंड करता हूं, मेरा बिजनेस कहां पे स्टैंड करता है, मतलब मेरे पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, कितना लोगों से पैसा आना बाकी, कितना लोगों को पैसा देना बाकी, वो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए जो मैं रिप्रेजेंटेशंस वापरूंगा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब ये साल मैंने कैसे परफॉर्म किया, मैं अच्छा खेला या नहीं खेला, मेरा रन रेट कितना है, मेरा कितना रन रेट बोल रहा हूं, मेरा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, ये सारी बातें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आती है। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे को जीपी मिल जाएगा, जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा मेरे को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशंस पता करने के लिए जो रिप्रेजेंट्स वापरे जाते हैं उनको ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पीएनएल से पता चलता है, और ये दोनों मिलके
इन दोनों के अलावा कुछ अदर स्टेटमेंट भी यूज करे जाते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ये है डेफिनेशन दोस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो कि थियरी क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन बनता है बैलेंस शीट से, परफॉर्मेंस बनता है पीएनएल से। और इसके अलावा बाकी 3 स्टेटमेंट्स आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब तो समझा, लेकिन उसमें कुछ खूबियां होनी चाहिए। अगर वो खूबियां है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो अपन बोलेंगे कि वो अच्छा है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी भाई साहब, दूसरी बात है रिलेटेड। ये अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्या, कि यहां पर ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने कि यूजर्स उसको आसानी से समझ पाए। एकदम इससे कुछ बहुत अवगढ़ तूने बना दिया, किसी को समझ रही नहीं तो मतलब नहीं। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। रिलेवेंस, काम की बातें कर, सिर्फ बिना काम के जास्त बातें कर, उनको सिर्फ वही बातें कर जो यूजफुल है यूजर्स की। रिलायबिलिटी, भरोसेमंद। इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स एंड बायस। कुछ उसमें बायसनेस या एरर हो सकता है वो, लेकिन वो एरर मटेरियल नहीं होती। मटेरियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई जो कि बहुत बड़ी है, तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या बोले, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर। बहुत बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंपेरेबल होने चाहिए वो, मतलब मैं उसको जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने 2-3 जगह पे देखा है कंपेरेबिलिटी। तो थ्रू टाइम यानी विद डिफरेंट एंटरप्राइजेस, मतलब आज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पिछले साल का कंपेरेबल होना चाहिए। और मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी बिजनेसेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होना चाहिए। अगर ये बातें हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो अच्छा है। अगला होना चाहिए मटेरियलिटी। मटेरियल इंफॉर्मेशन को मटेरियल कब बोलेंगे, कि अगर उसको मैंने गलत मिस स्टेटमेंट अगर कर डाला, गलत लिखा, तो इकोनॉमिक डिसीजन में फर्क पड़ जाएगा। उस इंफॉर्मेशन को बोला जाता है मटेरियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने क्लासेस में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि उनको पता है अपना एकेडमी आगे अगले कुछ सालों में बहुत बहुत बड़ा होने वाला है, तो उनको इकोनॉमिक रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। इस वजह से बहुत बड़े बड़े जनों ने अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करके रखा है। और मैं अगर उनको बताऊं ही ना कि पैनल टूट गया, तो वो क्या डिसीजन लेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा पैनल टूटा है, तो वो तो मस्त और पैसा लगाते रहेंगे, या जो पैसे वो ऐसे ही रख देंगे। लेकिन सही में तो इंटरनली देखो तो बिजनेस की हालत खराब होगी, क्योंकि पैनल ही नहीं सिखाने के लिए वो सारे खड़े भी सिखाना पड़ेगा, तो मजा नहीं आएगा, लोग कम हो जाएंगे, टावर कम हो जाएंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि पैनल टूट गया, ये मटेरियल है, क्योंकि जब मैंने इसको गलत लिखा, ये लिखा ही नहीं, तो लोगों के डिसीजन पे, क्योंकि उन्होंने क्या सही में डिसीजन लेना चाहिए कि बाबा वो भैया को बोल अपना पैसा लौटा दे, क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो सकता है। लेकिन उन्होंने वो डिसीजन लिया ही नहीं, तो गलत डिसीजन ले लिया, उनके डिसीजन पे इन्फ्लुएंस हो गया इस चीज से, तो उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल बोला जाएगा। अगला होता है फेथफुल। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये बड़ा प्यारी चीज है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब क्या, कि दोस्त ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच कि तेरे को क्या पसंद है। बोलने का मतलब ये कि इकोनॉमिक रियलिटी को देख, ना कि सिर्फ लीगल फॉर्म को, कि लॉ ने ऐसे ऐसे बोल के रखा है तो ऐसे ही करने का, हमेशा ऐसे ही होते आए आज तक तो ऐसे ही करने का, ऐसे नहीं। सही में रियलिटी क्या है वो देख और उसके बेसिस पर डिसीजन ले। इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लीगल चीजों से ज्यादा आप रियलिटी को मत बोलो, इकोनॉमिक रियलिटी को बातें कर रहा हूं। अगला न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। डेटा जो है उसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है लॉस तो वो भी लिखो, अगर हुआ है प्रॉफिट वो भी लिखो, बिना कोई बायसनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। अगला है प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब डिग्री ऑफ कॉशन इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट्स। आपको मेरे दोस्त जजमेंट्स लेना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वापरने पड़ते हैं बहुत सारे, 3 हमने देखे थे। आरडीटी के टाइम पे वापरना पड़ता है, डेप्रिसिएशन के मेथड के टाइम पे वापरना पड़ता है,
इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के टाइम पे वापरना पड़ता है। तो ये जब आप एस्टिमेट्स यूज करोगे, जजमेंट्स लोगे, तो आपको कॉशन मतलब केयरफुल रह के वो जजमेंट्स लेने पड़ेंगे, ये बोला जाता है प्रूडेंस द्वारा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जो भी मैंने जजमेंट्स लिए वो अगर ध्यान दे के लिए है तो ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काम के है, वरना काम के नहीं। अगला फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। डिस्क्लोजर्स पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है। और कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब क्या, बैलेंस बिटवीन मटेरियलिटी एंड कॉस्ट। तो कंप्लीटनेस मतलब क्या, हर एक बात लिखी होनी चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है। ये क्या बोले, देखो कितना लिखने का है वो डिपेंड करता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, और उसको लिखने के पीछे कॉस्ट कितना आता है। क्योंकि कोई चीज अगर मेरे को रिकॉर्ड करनी ना, उसके पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई इवेंट एंड ट्रांजैक्शन हमने देखा था, रिकॉर्डिंग के पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत खर्चा आ रहा है और वो इतना मटेरियल है ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर उसको पता ही नको करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखू ही नको, चल जाएगा। ठीक है, 100% कंप्लीट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको मटेरियलिटी यानी कॉस्ट के बीच में बैलेंस लाना पड़ेगा। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं लिखा तो चल जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया है। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स दूसरा यूनिट भी रिवाइज हो गया। अब जैसे अपन ने सोचा वैसे कर दे अपन कि दोनों यूनिट एक बार फिर से झटपट फटाफट रिवाइज करने का ट्राई करें। चलो अभी एकदम फास्ट बोलूंगा मैं, तुमने बस सुनने का है, मैं बस बोलूंगा, तुमने बस आप अभी भी तुम वही कर रहे हो, लेकिन फिर अभी जाना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी। इंट्रोडक्शन में क्या बोला कि इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे जिसका रिजल्ट आपको पता करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो बातें आती है, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिजल्ट पता करने के लिए अकाउंटिंग वापरना पड़ता है, क्योंकि वो डील करेगा, किस चीज से डील करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर कराएगा और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे आप डिसीजन मस्त कोई के ले पाओ। मीनिंग क्या अकाउंटिंग का, तो एक प्रोसेस है जिसमें पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, रिकॉर्ड करोगे प्राइमरी बुक्स में, उसके बाद क्लासिफाई करोगे सेकेंडरी बुक्स में, समराइज करोगे ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है ट्रेडिंग पेनल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट। एक बार समराइज हो गया फिर उसको आप कम्युनिकेट करोगे यूजफुल अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके मदद से स्टेक होल्डर्स फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे और डिसीजन लेंगे। अगला हमने देखा था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले बोला मेजरमेंट, क्या मेजर करोगे बाबा, कॉस्ट परफॉर्मेंस तेरा मेजर कर, ताकि तू करंट फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सके, इससे तेरे को फोरकास्टिंग में मदद होएगा, कंट्रोल करने में मदद। क्या कंट्रोल करेंगे अपन, वीकनेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बोला ये सारी बातें होंगी, फिर डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, कंपैरिजन इवैल्यूएशन होगा और गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भरने में भी काम आएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव सबसे पहला सबका ऑब्जेक्टिव देखे तो रिकॉर्ड करके रखना है। रिकॉर्ड करने से मेरे को पीएनएल के बारे में पता चलेगा, जिससे रिजल्ट समझा, बैलेंस शीट बन जाएगी जिससे फाइनेंशियल पोजीशन समझी, बैलेंस शीट वगैरह हो गया। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ बिजनेस डिसीजन ले पाएंगे इन दोनों की मदद से, और सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में पता चलेगा। बुक कीपिंग क्या होता है, एक एक्टिविटी जिसमें सिर्फ रिकॉर्ड करके रखेंगे। अपन क्या रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर में। एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा इन सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर्स के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्त। कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रांजैक्शन, और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है बिजनेस पे, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है बिजनेस पे, वो पता चलेगा। कंपैरिजन करना पड़ेगा दोस्त। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे सारी बातें होगी। यहाँ पर ये बेसिक चीज होता है, एकदम बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उधर डिसीजन ले पाएंगे। ये मैनेजमेंट के बहुत काम का है, ये इतना खास काम का है नहीं, और ये खास काम का नहीं, ये मैनेजमेंट के बहुत ज्यादा काम का है। इसका कोई सब फील्ड नहीं है, इसमें बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं, और यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता करी जा सकती, यहाँ पे करी जा सकती है। जैसे मैं बोला कि यहाँ पर इसके बहुत सारे सब फील्ड्स रहते, तो क्या क्या सब फील्ड्स रहते, सबसे बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड बातें होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। दूसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनल रिपोर्टिंग ऑफ मैनेजमेंट के लिए काम होता है। उसके बाद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जिसमें कॉस्ट यानी इनकम को रिकॉर्ड करा जाता है। उसके बाद होता है सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें सोशल कॉस्ट यानी सोशल बेनिफिट को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। उसके बाद होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग।
ह्यूमन रिसोर्स में जो आपने आपकी ह्यूमन रिसोर्स में जो इन्वेस्टमेंट्स करी है उन इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। लोगों पे जो आपने खर्चा किया, यूजर्स बहुत सारे लोग, सबसे पहले यूजर था इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या डिसीजन लेगा कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखी और करूँ, बाय करूँ, होल्ड करूँ या सेल करूँ। दूसरा था अपना एम्प्लॉइज को स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए बिजनेस की, ताकि बिजनेस के साथ साथ उसकी भी ग्रोथ हो गए। गवर्नमेंट को टैक्सेस देने के, लेंडर्स को ये टेंशन है प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैसे आएगा क्या, सप्लायर्स को ये देखना है एबिलिटी टू पे देयर ड्यूज है क्या नहीं उस बिजनेस का, कस्टमर को देखना है स्टेबिलिटी है नहीं, कंसिस्टेंटली मेरे को सामान मिल पाएगा क्या, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, पब्लिक को क्यों लेना देना है, पब्लिक को लेना देना क्योंकि उधर से तो एम्प्लॉइज को ये बिजनेस उठाने वाला है, और मैनेजमेंट को मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए काम आएगा। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो पहला लिमिटेशन सबसे डेंजर वो क्या बोला कि यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने वाले बैलेंस शीट में, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉन मॉनेटरी उसको लिख के रखा नहीं जाएगा। तीसरा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन की बात नहीं होगी। दूसरे में बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन डे बनते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कभी कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, और एक ही आइटम पे जब अलग अलग पॉलिसीज होती है तो उससे मैनिपुलेशन हो सकता है, और क्योंकि अंदाजा लेना पड़ेगा तो घोटाला हो सकता है। एरिया ऑफ सर्विसेज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंडिकेटर राइज करते हैं अपन कि अकाउंटिंग क्योंकि एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है तो वो कम्युनिकेट करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिससे डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि वापरने वाले तो यूनिफॉर्म बेसिस पे बनना चाहिए ताकि कंपैरेबिलिटी हो पाए। तो मैं वापरूंगा गैप से कंफ्यूजन अवॉइड होएगा और यूनिफॉर्मिटी अचीव हो जाएगी। अकाउंटिंग कांसेप्ट्स क्या रहते हैं, तो बेसिक असम्पशंस है जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, सब जन वापरेंगे अच्छे से अकाउंटिंग होने के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, वो सारे रूल्स रहते हैं जो आप अकाउंटिंग में यूज करोगे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब जुगाड़, अकाउंटिंग करते 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 जो मेरे को टेंशन आया उसको दूर करने के लिए, जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए जो टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता उनको बोले जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब कुछ कांसेप्ट्स वगैरह की बातें करते हैं। एंटिटी कांसेप्ट क्या होते हैं, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। दूसरा क्या है, मनी मेजरमेंट, जो चीजों को आप मेजर कर सकते हो, मतलब सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करो। पीरियडिसिटी कांसेप्ट, हर एक साल में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। अक्रूवल कांसेप्ट, पैसा आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन हुआ है रिकॉर्ड कर। मैचिंग कांसेप्ट मतलब ये साल का एक्सपेंसेस आपको वो साल में रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा जिस साल में आपने इनकम कमाया उस एक्सपेंस की मदद से। हेलो, हाँ हाँ मैचिंग कंसेप्ट हो गया। गोइंग कंसेप्ट मतलब बिजनेस है वो लॉन्ग लाइन को करके चलने का। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके रखो। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब हर एक इवेंट या ट्रांजैक्शन के दो पहलू होने वाले, एक को डेबिट बोलते हैं, एक को क्रेडिट बोला जाता है। कंजर्वेटिज्म मतलब आगे जाके अगर कोई तेरे को लगता प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, उसको रिकॉर्ड करके नको रखो, लेकिन कोई भी अगर पॉसिबल लॉसेस है उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली साल दर साल फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन चेंज कर सकते हो तीन केसेस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला, लॉ ने बोला, या ट्रू आणि फेयर पिक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दे सकते हो। मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको आपको डिस्कस करके रखना पड़ेगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन से गोइंग कंसर्न अप्रूवल आणि कंसिस्टेंसी, ये अगर फॉलो करते हो तो लिख के रखने की गरज नहीं, फॉलो नहीं करा तो लिखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल के अलावा भी और तीन बातें थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, मटेरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और न्यूट्रलिटी। इसको एकदम मतलब लाइन में 10 बातें याद करने की गरज नहीं, इसका मतलब उसका मतलब बस 2-4 बार पढ़ लो,
याद रखो, लर्न करने की गरज नहीं, पेपर में एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, जस्ट टेंशन नहीं। प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब क्या, डिग्री ऑफ कॉशन शुड बी एक्सरसाइज। जब भी आप जजमेंट ले लो तो केयरफुली जजमेंट ले लो। कंप्लीटनेस मतलब बैलेंस बिटवीन मटेरियल यानी कॉस्ट। इसी के साथ 2 यूनिट रिवीजन में रिवीजन हो गया अपना। अब थर्ड यूनिट रिवाइज करते हैं जिसका नाम बड़ा प्यारा है, कंसेप्ट्स बड़े प्यारे हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, देख 4 बातें सीखनी। पहली बात कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, 4 बातें। और यूनिट करता हूं तो अकाउंटिंग का एम क्या है कि मेरे को रिजल्ट पता करना है, रिजल्ट पता करना है और उसको कम्युनिकेट करना है, रिजल्ट पता करना है उसको कम्युनिकेट करना है। तो क्योंकि सारी की सारी बातें ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर होने वाली है यहाँ पर, तो नेचर क्या है ट्रांजैक्शन का ये तो पता करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन का नेचर या तो रेवेन्यू हो सकता है या तो कैपिटल हो सकता है। रेवेन्यू मतलब क्या, ये रिकरिंग होता है, शायद अगले स्लाइड पे लिखा होगा, उधर से ही कर दो। क्या बोले आपके कंसीडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू। कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, ये पता करने के लिए क्या क्या बातों को आप मद्देनजर रखोगे, क्या क्या चीजों को आप ध्यान लोगे। तो सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का क्या नेचर है, इस पे डिपेंड होगा कि कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम रेवेन्यू है या कैपिटल है। रेवेन्यू मतलब छोटा मोटा ये साल का, कैपिटल मतलब बहुत बड़ा। तो जैसे कि अगर मैं फर्नीचर का डीलर हूं तो जो मेरे पास फर्नीचर है वो कैपिटल हो गया, नहीं वो रेवेन्यू हो गया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने 10 चेयर्स खरीदे उसको बेचने के लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं नॉन फर्नीचर डीलर है तो जब मैं चेयर्स खरीदता हूं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। आप जो बेंचेस पे बैठे हो वो बेंचेस मैंने बेचने के लिए थोड़ी खरीदे, तो वो जब मैंने बेंचेस खरीदे तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। लेकिन जिससे मैंने बेंच खरीदे उसने तो बेचने के लिए खरीदे थे तो उसके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ये पैनल मैंने खरीदा, एक टीचर ने ये पैनल खरीदा, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैंने जिससे खरीदा उसके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ठीक है, अगला ये सबसे महत्वपूर्ण है रिकरिंग नेचर, कितना फ्रीक्वेंटली रिपीट। अगर रिकरिंग है, फटाफट रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, बार-बार वो खर्चा करना पड़ रहा है, बार-बार इनकम आएगी तो उसको रेवेन्यू बोलेंगे। नॉन रिकरिंग है तो कैपिटल बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बार पैनल खरीदा, अब 5 साल तो खरीदने वाले, रिकरिंग नहीं है तो कैपिटल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करी, अब 5 साल पे करने की गरज नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हर महीने पे करना पड़ेगा, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना लेगा। पर्पस क्या है, अगर नॉर्मल मेंटेनेंस है तो उसको रिकरिंग एक्सपेंस बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे। और मेजर कोई अगर रिपेयर वगैरह कर रहे हैं हमने तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा कलर वलर निकल गया था तो यहाँ पे कलर करवाया, ये पेन टूट गया था तो पेन लेके आया, ये छोटे मोटे खर्चे रेवेन्यू। लेकिन मैं बोला एक काम करते, नए एडमिशन हो रहे, पूरी बिल्डिंग को कलर कर डालो, सारे बेंचेस बदल डालो, सारी दीवार को तोड़ के नई दीवारें बनाओ, तो अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ काम हुआ तो उसको अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी, तो वो खर्चे से मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा, सिर्फ करंट पीरियड के लिए फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट करा, एडवर्टाइजमेंट करने से रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन वो क्या जिंदगी भर थोड़ी बढ़ेगा, तो उसको बोले अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में इंपैक्ट पड़ गया तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर में ऐड किया, आपको क्या लगता है दोस्त, न्यूज़पेपर में ऐड देना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? मेरे हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कि आज के न्यूज़पेपर कल कोई देखने नहीं वाला, तो इसी अकाउंटिंग पीरियड में काम आएगा। लेकिन मैंने क्लास के बाहर बैनर्स लगाए, वो बैनर में जो खर्चा है वो 5 साल वही बैनर्स लेंगे, अपन बदलने थोड़ी वाले। तो क्योंकि एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में उसका यूज होएगा मेरे को, तो उसको अपन बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट, कितना मटेरियल, अगर मटेरियल नहीं है वो अमाउंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर बहुत मटेरियल है वो तो उसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कुछ कंसीडरेशंस होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है या कैपिटल है। अब देख, अगर जो खर्चा है वो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेगा
एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड का तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? वो खर्चा जिससे रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी मेरे बिजनेस की लंबे समय तक, एक से ज्यादा साल, उस खर्चे को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप में मेरे बिजनेस में ऑफ होगा और मेरा बिजनेस अच्छे तरीके से हो पाएगा और एक से ज्यादा साल तक फायदा है मेरे को लैपटॉप से, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखा जाता है। जो भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में जो खर्चा लगा वो यहाँ पे आता है। और अगर करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही अगर मेरे को फायदा हो रहा तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, इसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाता है। एकदम सूखा। ये जो येलो कलर में यहाँ पे लिखा है ना, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो लॉयर को फीस पे करी है मैंने कि एक सूट मेरा तो डिफेक्ट पर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू या फॉल्स? तो अपन फॉल्स बोलेंगे क्योंकि लॉयर को जो फी पे करी जाती है सूट डिफेक्ट करने के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और लीगल फीस अपन पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा करते हैं। और अगर मैंने पैनल खरीदा, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो पेपर में ये भी पूछेंगे कि इसकी डेफिनेशन बताएं, ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, इसके कांसेप्ट समझना जरूरी है, याद करने से कुछ खास मतलब है नहीं। आगे बढ़ते जिंदगी में हो गया थर्ड यूनिट वीडियोस, बिना ब्रेक का फोर्थ यूनिट कर लेंगे, फोर्थ यूनिट के बाद ब्रेक लेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। मेरे को पता है वैसे आपकी ब्रेक लेने की इच्छा है, जिसको इच्छा इधर उनको ब्रेक कर दो। यूनिट का नाम क्या था? जानने नाम लिखा है कंटिंजेंट एसेट। तो मीनिंग क्या है कंटिंजेंट एसेट का? कंटिंजेंट एसेट, एसेट मतलब क्या? वो चीज जिससे मेरे को बिजनेस में फायदा होगा। कंटिंजेंट मतलब क्या? एक पॉसिबल एसेट है, आज के डेट पे है ही नहीं, वो एक पॉसिबल है, आगे जाके हो सकता है, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। पहले मैंने जिंदगी में कुछ कुटाने करे, उस कुटाने की वजह से आगे जाके मेरे को फायदा हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं ये पता चलेगा आगे जाके कुछ इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस पे। और वो जो फ्यूचर इवेंट्स है ना दोस्त, वो अनसर्टेन है, जो मेरे कंट्रोल में है ही। आगे जाके कोई एक आधा इवेंट होगा जो मेरे कंट्रोल में नहीं, और वो इवेंट के होने या ना होने से ये डिसाइड होगा कि मेरे को बेनिफिट होगा या नहीं। ऐसी चीज को बोला जाता है कंटिंजेंट एसेट। मेरे को बेनिफिट होगा या नहीं, नुकसान की बात यहाँ पे नहीं हुई। मेरे को पॉसिबल एसेट है, मतलब मेरे को आगे जाके फायदा हो सकता है या फायदा नहीं हो सकता है, नुकसान की बात नहीं हुई। या तो फायदा होगा या फायदा नहीं होगा। तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट एसेट। महत्व आ रहा है, इसको रिकॉग्नाइज करो क्या नको? तो ये बोला कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं करने का। कौन बोला रिकॉग्नाइज नहीं करने का, लिखने का नको कंटिंजेंट एसेट को? प्रूडेंस। प्रूडेंस याद है इनको? प्रूडेंस में क्या बोला था? डिग्री ऑफ कॉशन शुड बी एक्सरसाइज्ड। जब आप डिसीजन ले रहे हो, जजमेंट लगा रहे हो, तो आगे जाके होने वाला है ना, आगे जाके होने वाला है वो चीज, तो तेरे को आज थोड़ा सा जजमेंट लेते हो ध्यान से रहना पड़ेगा। दूसरा विषय आता कंजर्वेटिज्म का कि आगे जाके तेरे को फायदा होता है, तो नको लिखो, नुकसान हो रहा है तो ही। तो प्रूडेंस आणि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने तो धड़धड़ित बोल के रखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या रहता है अगले आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने भी बोल के रखा है कि कंटिंजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता है। अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में मैं वो एसेट नहीं लिखूंगा, लेकिन डिस्क्लोजर में तो लिखूं क्या नको? तो बोला कंटिंजेंट एसेट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड। न रिकॉग्नाइज होगा मतलब न बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, न डिस्क्लोजर दिया जाएगा। न बैलेंस शीट में लिखेंगे अपन कंटिंजेंट एसेट को, न उसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा। They are usually disclosed in reports of approving authority, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है कंपनी के केस में, वो जो रिपोर्ट बनाते हैं उस रिपोर्ट में आप उसको डिस्क्लोज करना, अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करने की गरज नहीं। ठीक है, इट अभी अगला क्या बोला? अगर मेरे को पता चला कि अब फिक्स है कि फायदा होएगा मेरे जिंदगी में, तो फिर एसेट और उससे रिलेटेड इनकम को रिकॉग्नाइज करा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस पीरियड में। मतलब समझो आज मैंने कुछ इवेंट किया, उस इवेंट की वजह से हो सकता है आगे जाके फायदा हो या ना हो, तो आज के डेट को कंटिंजेंट एसेट है, तो मैं उसको न रिकॉग्नाइज करूंगा न डिस्क्लोज करूंगा। 5 साल बाद मेरे को पता चला
कि ओके अभी मेरे को फायदा होने वाला, तो वो जो 5वां साल है उस 5वें साल के बैलेंस शीट में भी और P&L अकाउंट में भी आप उस चीज को लिख के रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कॉम्पिटिटर पे एक केस करके रखा और वो केस अपन जीत भी सकते नहीं भी जीत सकते, तो इसलिए वो कंटिंजेंट एसेट होगा कि अगर जीत जाए तो मेरे को करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो अब वो कंटिंजेंट एसेट हुआ तो केस चल रहा तारीख पे तारीख आपको तो पता है इंडिया में क्या होता है। तो तारीख पे तारीख हुआ, 150 साल बाद निकला, 150 साल बाद जज बोला कि नहीं ऋतिक भाई आप जीत गए, आपको पैसा मिल जाएगा 400 साल बाद। 400 साल मैंने उसको पैसा इकट्ठा करने को दिया है, 400 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो मैं उसको एसेट लिखूं या नहीं लिख लूं, क्योंकि अब वर्चुअली सर्टन हो गया कि पैसा मिलने वाला है, तो उसको एसेट लिख लेंगे अपन। ठीक है, बढ़ते आगे जिंदगी में कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट एसेट क्या रहता है कि आगे जाके हो सकता है मेरे को फायदा हो, तो इसमें बस पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकता है कि आगे जाके मेरे को कोई पैसा देना पड़े, बस इतना ही डेफिनेशन में फर्क है और कुछ खास जास्ती फर्क है। बाकी रिकॉग्निशन वगैरह में फर्क है, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन क्या बोला है कि आर नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज नको करो लेकिन डिस्क्लोज करना पड़ता है। कंटिंजेंट एसेट को न रिकॉग्नाइज करा जाता है न डिस्क्लोज करा जाता है, लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी को, एसेट को तो कुछ चीज मत करो, लायबिलिटी को तो रिकॉग्नाइज नको करो लेकिन डिस्क्लोज कर। और जिस साल ये वर्चुअली सर्टन हो गया तो उस साल क्या कर, एक प्रोविजन बना के रख, प्रोविजन बना के रख उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि बाबा अभी मेरे को उतना पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्शंस देके रखे उन्होंने, लायबिलिटी आणि कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क है। इसमें जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स मतलब पैसा, पैसों का आउटफ्लो सर्टेन, लायबिलिटी मतलब क्या, वो पैसा जाने वाला। जैसे मैंने सामान खरीदा उसके बदले में पैसा देना पड़ने वाला, तो वो लायबिलिटी है। लेकिन ये प्रोबेबल नहीं होता कि सामने वाले पार्टी ने मेरे पे केस करा, अब 100% मेरे को पैसा देना पड़ेगा ये नहीं, वो तो जज क्या जजमेंट सुनाएगा उस पर डिपेंड करता है, तो ये प्रोबेबल नहीं होता है। इसको बैलेंस शीट में लिख के रखा जाता है, इसको बैलेंस शीट में लिखा नहीं जाता है, लेकिन डिस्क्लोज करेंगे अपन उसको नोट्स ऑफ अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में। ओके, डिस्टिंक्शन देखते हैं अभी। प्रोविजन आणि कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब तीन बातें होगी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी आणि लायबिलिटी। लायबिलिटी तो मतलब मेरे को पता है इतना पैसा देना चाहिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब पता नहीं मेरे को देना है या नहीं देना है, कितना देना है। प्रोविजन मतलब क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी जब सर्टन हो जाता है कि बाबा अभी पैसा देना पड़ेगा, तो वो केस में उसको प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। हेलो, क्लास पर है। तो ऑब्लिगेशन की बात करूं तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, आज के डेट में मेरे को पैसा देना है ये पता है तभी प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ये पॉसिबल भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। अमाउंट अनसर्टन होता है, क्योंकि अगर सर्टन हो गया ना अमाउंट तो उसको प्रोविजन नहीं, फिर उसको सीधा लायबिलिटी बोल देंगे। प्रोविजन मतलब न लायबिलिटी न कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो बीच में होता है, तो उसको प्रोविजन बोला जाता है। इसको मेजर करा जा सकता है, एस्टिमेशन अंदाजे की मदद से मेजर कर सकते हैं। अनसर्टन है वो, ये तो इसका अमाउंट तो कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी लायबिलिटी का तो मेजर करने की गरज नहीं, ऑलरेडी मेजर करके बैठ चुके होते हैं। रिकॉग्निशन की बात करूं तो ये बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करा जाता है, इसको बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करते। आपने प्रोविजन फॉर आरडीडी बनाया होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया होगा, ये क्या प्रोविजन से मतलब अंदाजा है इतना मेरे को नुकसान हुए आगे चल ओ होगा तो जिंदगी। अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करते हैं, ब्रेक लेने की गरज है क्या आपको? अगर है ब्रेक लेने की गरज तो वीडियो को पॉज करने का, मैं ब्रेक नहीं दे रहा। बढ़ते अपन आगे, फटाक से संभालने के बड़े दिनों बाद सीखा रहा, फुल एनर्जी स्टोर करके आज। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक काम करें, थोड़ा सा बड़ा तेज हो गया ऊपर, थोड़ा सा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसीज तो अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स। तो
कोई एक पर्टिकुलर, मेरे पास है ना दोस्त बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि तू ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। हमने वहाँ पे देखा था कि सेम आइटम के लिए अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उन अल्टरनेटिव्स में से अगर मैंने कोई एक पर्टिकुलर चूज कर लिया कि बाबा मैं ये फॉलो करने वाला हूँ, तो वो मेरा बन जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। मेरे पास बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। कहाँ से आए? इंस्टीट्यूट ने समझ इंडिया में आईसीआई ने मेरे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दे के रखे हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स है, कौन सा भी एक वापरो। तो जो मैं वापरूंगा वो प्रिंसिपल मेरे लिए कहलाएगा मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी। तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स, कौन से तरीके से मैं वो प्रिंसिपल यूज करूंगा, उन मेथड्स को भी अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता है। फ्रॉम वेयर टू सिलेक्ट, अब ये जो ऑप्शंस है वो कहाँ पर होते हैं? तो ऐसे कोई एक स्पेसिफिक लिस्ट नहीं होती अकाउंटिंग पॉलिसीज की जो कि हर एक सर्कमस्टांसेस में लगेगा। ऐसे कोई अकाउंटिंग पॉलिसी की लिस्ट नहीं है, आपको खुद होके थोड़ा सा कष्ट करके पता करना पड़ेगा। कौन कौन कष्ट करेगा सिलेक्ट करने के? The selection of accounting policies depends on the judgment of management। तो मैनेजमेंट को कष्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी को, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अपनाऊं और उसको अपना अकाउंटिंग पॉलिसी बनाऊं। अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, सबके साथ थोड़ी मतलब सबको थोड़ी यूज कर सकते हैं। तो जिसको मैंने अपनाया उसको क्या बोलेंगे अपन? अकाउंटिंग पॉलिसी। और कष्ट किसने किया? जिसको अपनाने का उसने कष्ट करा ढूंढने का। एग्जांपल की अगर बात करें तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वापरने के बहुत सारे मेथड्स है अपने पास। तो उसमें मैंने समझो एसएलएन यूज किया, डब्ल्यूडीवी यूज किया, वो सम ऑफ ईयर डिजिट्स वाला यूज किया, बहुत सारे मेथड्स है अपने पास। तो उसमें से कौन सा मैंने यूज किया उसको बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी को वैल्यू करने के भी 3-4 मेथड्स है जो इन्वेंटरी वाले चैप्टर में देखा। और आईसीआई का क्या काम है? आईसीआई एक बॉडी, आपको पता होगा शायद आईसीआई क्या होता है। तो इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि हमने लिमिटेशंस में बात करी थी कि बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज होने की वजह से क्या होता है, मैनिपुलेशन का स्कोप बढ़ जाता है। तो आईसीआई ने देखा कि यार लोग तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिड्यूस कर रहे हैं, ये गाइडेंस नोट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में स्पेसिफिकली बोला जाता है कि तेरी हालत अगर ऐसी, तूने ये फॉलो करने का, तेरी हालत ऐसी तो ये फॉलो करने का, तेरे मन पे नहीं तेरे को क्या फॉलो करने का। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये फॉलो कर, ये कंडीशन सेटिस्फाई तो ये फॉलो कर। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जिक्र हो रहा है एकदम थोड़ा सा अपने फाउंडेशन के सिलेबस में, बाकी सारा इंटर के सिलेबस में आपको देखना पड़ेगा। 2 ही मिनट में आएंगे बस। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मेरे को पता दोस्त अकाउंटिंग पॉलिसी क्या था कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स में से जो मैंने सिलेक्ट किया,
मैंने मतलब मैनेजमेंट ने जो सिलेक्ट किया उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे, मतलब कुछ नवा नहीं है। लेकिन सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिंदगी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी सिलेक्ट करना। इस वजह से क्यों क्योंकि अगर कोई गलत सलत अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर लिया तो या इससे अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब अगर एसएलएम लेना चाहिए था लेकिन मैंने गलती से डब्ल्यूडीवी ले लिया, तो एसएलएम में क्या होता है, हर साल सेम खर्चा दिखेगा, डब्ल्यूए में खर्चा कम होते चलेगा, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क पड़ने वाला है, मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे फर्क पड़ने वाला है। तो गलत अगर ले लिया तो एसेट कम ज्यादा दिखने के चांसेस है, इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजन ध्यान से लेने का। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रूडेंस मतलब डिग्री ऑफ कॉशन शुड बी एक्सरसाइज, सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म इतना जास्त महत्त्वाचं नाही, इकॉनॉमिक रियलिटी पे जास्त फोकस करतो, आणि मटेरियलिटी मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे तेरे को ध्यान देने का है, वो हिसाब से काम करो। Financial statement will exhibit true and fair view of the statement of affairs in balance sheet. तो बैलेंस शीट P&L एकदम सच्चा बनेगा अगर आप इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखोगे पॉलिसीज को सिलेक्ट करते वक्त। ध्यान से पॉलिसी सिलेक्ट करने की, रियलिटी सच्चाई को देख के पॉलिसी सिलेक्ट कर, ना कि बस लोगों ने क्या कहा। और मटेरियलिटी मतलब क्या, इंपॉर्टेंट चीजों को कंसीडर करके डिसीजन ले बाबा कि कौन सी पॉलिसी तेरे को सिलेक्ट करनी है। चेंज करने का तो कर सकते क्या, वैसे तो बहुत अवगढ़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते। 3 कंडीशन है कि बाबा लॉ के पास जाके कोर्ट में मतलब कोर्ट में नहीं कर, ये लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर लॉ का मतलब होता है अगर पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हो गया, उस एक्ट के तहत इन्होंने बोला कि नहीं ये पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन है वो मोर अप्रोप्रिएट तरीके से हो सकता है, और ये अपने फिक्स्ड यूनिट में रिवाइज देखा हुआ है। इट इज नेसेसरी टू क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन फाइनेंशियल। तो जिंदगी में अगर ये 3 कंडीशंस में आया और आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया, तो उसको चेंज करने की वजह से आपकी जिंदगी पे कितना इंपैक्ट पड़ा, वो इंपैक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना पड़ेगा, क्वांटिफाई करना पड़ेगा, अमाउंट लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मैं डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज नहीं करता तो इतना प्रॉफिट होता, लेकिन क्योंकि मैंने चेंज कर लिया इतना प्रॉफिट आया, इतने का डिफरेंस आया, इतना एसेट होता लेकिन अभी इतने का डिफरेंस आया, ये आपको मेरे दोस्त लिख के रखना पड़ेगा। ओहो खत्म ज़्यादा, एक और यूनिट हो गया, 6वां यूनिट बिल्कुल भी काम करनी, आप उसको एकदम आंख बंद करके स्किप कर सकते हो, बहुत ही जगह हाउस है तो पढ़ लेना, मैंने आपको उसके नोट्स दिए हुए। 7th यूनिट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीएआई बनाता है, बड़ा प्यारी चीज है। आपको पूरा इंटर और पूरा फाइनल का जो अकाउंट्स है उसमें सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही सीखने हैं। तो अभी फिलहाल बेसिक अच्छे से समझ लो ताकि आगे जाके जिंदगी में लास्ट 3 स्लाइड्स पहला यूनिट हो गया अपना रिवाइज करके, जो बात जिंदगी में कैसे हो। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ बेसिक 2-3 बातें देखते। 8 मिनट में खत्म हो गया, तो मस्त 1 hour 45 मिनट्स में पहला चैप्टर हो गया हमारे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या रहता है, इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जिंदगी में एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा जिसमें ट्रांजैक्शन इवेंट आता, पहला पेज जिंदगी में हर स्लाइड पे काम आना, पिक्चर का कितना इंपॉर्टेंट था। तो जिंदगी में ट्रांजैक्शन इवेंट्स होंगे, उसको लिख के कैसे रखूं, आइडेंटिफाई तो कर लिया, रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करूं, समराइज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना है, किधर लिखूं, ये बताएगा आपको एक फ्रेमवर्क मतलब एक साचा, एक ढांचा, लॉजिकल चीज, वो होता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन इवेंट के ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएगा ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल बन पाए। कुछ नया नहीं है, वही बातें 4 बार हो रही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल करना है, इसके लिए ट्रांजैक्शन इवेंट को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो फ्रेमवर्क आप यूज करोगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। डेफिनेशन में अगर जाए तो एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। रेगुलर लेक्चर में सीखते वक्त मैंने डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे लेके गया था, उधर भी सारे के सारे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिखाए थे और वहां से समझ में आया था कि वो रिटन है।
रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रहते इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज जैसे कि ICAR एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज, और आप उस एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी का हिस्सा बनने जा रहे हो, क्या खुशनसीब हो आप। कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, इसमें चार बातें होती है दोस्तों, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट को रिकॉग्नाइज करूं क्या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखूं क्या नको, ये आपको उधर उस डॉक्यूमेंट में समझ में आएगा। कितने का लिखूं, कितना अमाउंट में लिखूं, मेजरमेंट ये आपको समझ में आएगा। प्रेजेंटेशन कटे लिखूं, मारवाड़ी में कटे मतलब कहां पे लिखूं मैं, P&L के डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, एसेट के लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे किधर लिखने का, वो प्रेजेंटेशन में आपको समझ में आएगा। डिस्क्लोजर मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने देनी चाहिए, वो डिस्क्लोजर में समझ में आएगा। तो हर एक टॉपिक को, इन्वेंटरी को पकड़ा, उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट, किसने बनाया, इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। क्या कवर करता है, चार बातें कवर करता है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्नाइज मतलब लिखूं क्या ना, मेजरमेंट मतलब लिखूं अगर तो क्या अमाउंट पे लिखूं, जर्नल एंट्री में अमाउंट लिखना पड़ेगा तो क्या अमाउंट पे लिखूं। तीसरा होता है प्रेजेंटेशन, वो उसका इफेक्ट किधर जाएगा, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटी, डेबिट, क्रेडिट, किधर। डिस्क्लोजर में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की है क्या, ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इवेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रमोट डिसेमिनेशन ऑफ टाइमली एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन मतलब देना, लोगों को देना टाइमली एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर्स, तो जो स्टेक होल्डर्स है, जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काम का है, उस तक वो बातें टाइम पर और काम की बातें पहुंचाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस होता है। इसलिए यहाँ पर सीधी बात, नो बकवास, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, लिखूं क्या रखूं, कितने पे लिखूं, कहां पे लिखूं, कुछ एक्स्ट्रा बोलूं क्या, इतना मेरे को वो पढ़ के समझ में आएगा, उतना करूंगा ताकि लोगों के पास टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। इससे क्या होगा, मेरा कंफ्यूजन दूर होगा, कंफ्यूजन दूर होगा तो काम फटाफट, अकाउंटिंग फटाफट होगा, लोगों के पास इंफॉर्मेशन टाइम पे पहुंच जाएगी, बढ़ते आगे जिंदगी में। ऑब्जेक्टिव्स क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। जो अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज मतलब सारी एक पेज पे लेके आने का, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ना हो, बाय स्टैंडर्डाइजिंग डाइवर्स अकाउंटिंग। बहुत एक्चुअली अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज डाइवर्स है, इसका मतलब क्या कि बहुत सारे मेरे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कोई ये वापरेगा, कोई ये वापरेगा, कोई ये वापरेगा, तो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई लोगों की, उसको स्टैंडर्डाइज करना है कि मतलब ये पॉलिसी कब वापर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये कब वापर जब ये सेटिस्फाई हुई, ये कब वापर जब ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो गए। ऐसे नहीं तेरे मन पे कोई भी वापरेगा, बहुत ऑप्शन है, लेकिन हर ऑप्शन के पीछे एक लॉजिक है कि वो लॉजिक सेटिस्फाई हो तो वो ऑप्शन वापरने का, ये तेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। बड़ी प्यारी चीज सीख रहे हो आज। एंड एलिमिनेट नॉन कंपैरेबिलिटी को दूर हटाओ, भरोसे को बढ़ाओ, एंड प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। वैल्यूएशन मतलब मेजरमेंट, डिस्क्लोजर देने का है, मेजर करने का है, लिखने का है, नहीं लिखने का है, कितने पे लिखने का है, वो बातें आपको पता चलेगी। और आपकी जिंदगी का लास्ट पेज, मतलब इस चैप्टर की जिंदगी का लास्ट स्लाइड मस्त वही करते, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऑफर है, क्या बेनिफिट है, सबसे प्यारा बेनिफिट दोस्त कंपैरिजन होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देता है तो लोगों को और डिसीजन लेने में मदद होगा, और जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन अगर खत्म, कैसे खत्म होगा, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स वगैरह आके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को खत्म करके बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, प्लस उसके साथ साथ चेरी ऑन द केक क्या है कि डिस्क्लोजर्स भी आ जाएंगे, इससे कंपैरिजन आसान पड़ जाएगा। लेकिन इससे लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया क्यों गया है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं और उन ऑप्शंस के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। और दूसरा इसका रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है कि अगर इट कैन नॉट ओवरराइड द स्टेट लॉ में कुछ अगर बोल के रखा है लेकिन वो इतना काम का नहीं, मेरे को उसके खिलाफ जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन तो लॉ
कि आगे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बातें नहीं कर सकता है, ये इसका एक लिमिटेशन है। और खुद में ही कभी कभार अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे देते, ये उसका एक लिमिटेशन है। और बेनिफिट क्या है कि वो जो वेरिएशंस रहते हैं उन वेरिएशंस को, ऑप्शंस को कम करता है, लेकिन लिमिटेशन भी है कि कभी कभार और ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता है। इसी के साथ दोस्त अपना पहला चैप्टर, जिसमें 7 यूनिट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 6 यूनिट्स हमने रिवाइज करे। छठवां इतने खास काम का है नहीं। ट्राई करेंगे अपन कि इसके बाद एक और लेक्चर लेंगे जिसमें सारे ट्रू और फॉल्स, जो पिछले कुछ आरटीपी, एफटीपी, पीवाईपीस के, वो सारे ट्रू और फॉल्स करेंगे इसके, ताकि फिर और ज़्यादा अच्छे से आपका रिवीजन हो। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।